Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 9 of class 8 civics, and the chapter name is Public Facilities. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist, and if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Public Facilities. तो पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब क्या है? पब्लिक का मतलब जनता और फैसिलिटीज का मतलब सुविधाएं। मतलब कि इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है किस तरीके से जो जनता है, जो देश में रहने वाले लोग हैं, उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। हमारे देश के लोग किस किस दिक्कतों से जो है गुजर रहे हैं और गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है ताकि उनकी जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो पाए, और वो दिक्कतें जो है वो खत्म करती है फैसिलिटीज के थ्रू। तो ये चीजें जो है हम देखेंगे इस चैप्टर में। Ammu and Kumar are traveling through Chennai in a bus. As they go around the city, they observe the water facilities available in different parts of Chennai. तो अम्मू और कुमार जो है वो चेन्नई में बस से ट्रेवल कर रहे थे, और जैसे जैसे उनकी बस जो है सिटी में एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो अम्मू और कुमार जो है वो हर जगह पे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हर जगह पे किस तरीके से वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। पानी की जो सुविधाएं हैं वो जगह जगह पे अलग अलग थी। तो वही चीजें जो हैं अम्मू और कुमार नोटिस कर रहे थे, और ये जो डिफरेंसेस है वो आपको इस पिक्चर में ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और इन पिक्चर्स के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे भी कि अन्ना नगर, ये अन्ना नगर की पिक्चर है जिसमें कि आपको दिख रहा है यहाँ राम गोपाल का घर है, और आप देख सकते हो बड़ा सा बंगला है जहाँ किस तरीके से गाड़ी को पानी से धोया जा रहा है। दूसरा है सायदापेट, यहाँ पे पद्मा का घर है, और आप देख सकते हो सिचुएशन क्या है कि चारों तरफ घड़े रखे हैं, बर्तन रखे हैं, और ये लोग पानी भर रहे हैं एक टंकी से, राइट। फिर यहाँ पे है मदिपक्कम, और यहाँ पे देख सकते हो एक रूम है और काफी सारे आपको जो है पानी की बॉटल्स दिख रही होंगी यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे है फिर माइलापुर, जिसमें कि एक वाटर टैंक दिख रहा है, और यहाँ सुब्रमण्यम का घर है। तो हम देखते हैं वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, मतलब कि पानी और चेन्नई के लोग। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइक मिस्टर राम गोपाल लिव इन अन्ना नगर चेन्नई। तो हमने देखा जो अन्ना नगर का घर था ये, ठीक है। तो जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जैसे कि मिस्टर राम गोपाल, इस तरीके के लोग अन्ना नगर जैसी जगह में रहते हैं। दिस एरिया लुक्स लश एंड ग्रीन विद लॉन्स मेंटेन्ड बाय जनरस स्प्रिंग ऑफ वाटर। ये जो एरिया है अन्ना नगर, ये बहुत ही हरा भरा लगता है क्योंकि यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ के जो गार्डन्स वगैरह हैं, वो प्रॉपर पानी की सिंचाई से बड़े हुए हैं। मतलब कि यहाँ पे जो गार्डन्स उनकी बड़ी अच्छे से देखभाल करी जाती है, उन टाइम टू टाइम पानी दिया जाता है, और जिस वजह से यहाँ का जो एरिया है बड़ा ही हरा भरा दिखता है। बंगलोज हियर हैव टैप वाटर फॉर मेजर पार्ट ऑफ द डे। यहाँ पे जो बंगले हैं बड़े बड़े, यहाँ उनके घरों में, मतलब जो लोग यहाँ रह रहे हैं, उनके पास लगभग पूरे दिन टैप वाटर रहता है, जो टंकी का पानी है वो उन्हें उपलब्ध रहता है। On days when the water supply is inadequate, Mr. Ram Gopal speaks to a senior official whom he knows in the municipal water board, and a water tank is easily arranged for his house. और कभी कभी ऐसा हो जाए अगर कि इनके यहाँ पे पानी ना आए, तो मिस्टर राम गोपाल जो है वो क्या करते हैं, वो बस एक फोन घुमाते हैं किसी ऑफिशियल को, अपने जानकार को, जो कि म्युनिसिपल वाटर बोर्ड में काम करते हैं। तो मिस्टर राम गोपाल उन्हें फोन लगाते हैं, और वो जो पर्सन है, वो जो ऑफिशियल है, वो उनके लिए एक टैंकर जो है, पानी का टैंकर, वो आराम से अवेलेबल करवा देता है। तो कुछ ही टाइम बाद उनके घर के आगे पानी का टैंकर खड़ा मिल जाता है राम गोपाल को। Like most areas of the city, Subramanian's apartment in Mylapore suffers from water shortage. अब सिटी में ज्यादातर जो घर हैं, ज्यादातर जो जगहें हैं, वो ऐसी हैं जहाँ पे पानी की किल्लत है, पानी की शॉर्टेज है। लोग जो हैं वो पानी की वजह से दिक्कत का सामना कर रहे हैं, जितना उन्हें पानी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा। तो ऐसी ही जगह एक माइलापुर, जहाँ पे ये सुब्रमण्यन का घर है, और सुब्रमण्यन का जो अपार्टमेंट है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे म्युनिसिपल वाटर जो है वो 2 दिन में आता है, राइट। A private borewell meets some of the residents' water need. एक प्राइवेट बोरवेल है जिसकी वजह से कुछ जो रेजिडेंट हैं, कुछ जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको मदद मिल पाती है। बट एक बोरवेल से सभी जो लोग हैं माइलापुर के, वो तो काम नहीं चला सकते। बोरवेल वाटर is however brackish, so the residents use it in their toilet for washing. बट जो बोरवेल का पानी है वो खारा पानी है, ब्रैकिश वाटर है, और इस वजह से जो रेजिडेंट्स हैं वो उसे पीने के लिए यूज नहीं कर पाते। तो वो लोग क्या करते हैं, वो उन्हें टॉयलेट्स में यूज करते हैं, और जैसे बर्तन वगैरह धोने हैं या फिर सफाई वगैरह करनी है, तो उस चीज के लिए वो उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। फॉर अदर यूजेस वाटर इज परचेज फ्रॉम टैंकर्स। और दूसरे कामों के लिए, मतलब खाना पकाने के लिए अगर पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, तो फिर वो टैंकर से खरीदते हैं, या फिर दूसरे जो चीजें हैं
दूसरी नीड्स के लिए वो टैंकर से खरीद के पानी काम चलाते हैं, क्योंकि एक ही बोरवेल से सबको पानी नहीं मिल पाता, तो उस वजह से दूसरे लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यन स्पेंड्स अप टू ₹500 to 600 per month on buying water from the tankers। अब सुब्रमण्यन को लगभग हर महीने 500 से 600 रुपए खर्च करने पड़ते हैं टैंकर से पानी खरीदने के लिए। फॉर ड्रिंकिंग वाटर, रेजिडेंट्स हैव इंस्टॉल्ड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन देयर होम्स। और पीने के पानी के लिए, क्योंकि पीने का पानी जो है नहीं मिल पा रहा, बोरवेल से भी ब्रैकिश वाटर आता है और टैंकर से भी जो पानी है वो पीने का डायरेक्ट नहीं होता है, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, या तो खरीदते हैं या फिर वो क्या करते हैं, उन्होंने घरों में वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगवा रखा है, जैसे आरओ वगैरह होता है वो लगवा रखा है, जिससे कि वो पीने का पानी ले पाते हैं। शिवा लिव्स ऑन रेंट ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ हाउस इन मदीपक्कम एंड गेट्स वाटर वंस इन 4 days। अब शिवा जो है वो मदीपक्कम के एक घर में रहता है, फर्स्ट फ्लोर में रहता है, वो भी रेंट पे रहता है, और इस जगह पे क्या है, 4 दिन में एक बार उसे पानी मिल पाता है। शॉर्टेज ऑफ वाटर इज वन मेजर रीजन व्हाई शिवा कांट ब्रिंग हिज फैमिली टू चेन्नई। अब जो शिवा है वो अकेले रह रहा है यहाँ पे मदीपक्कम में, बट वो अपनी फैमिली को लाना चाहता है, पर वो क्यों नहीं ला पा रहा, क्योंकि एक जो रीजन है ना लाने का वो ये है क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, और अगर वो फैमिली को यहाँ पे लाएगा तो उसकी फैमिली जो है वो भी पानी की इस दिक्कत को फेस करेगी। फॉर ड्रिंकिंग शिवा बाइज बॉटल वाटर। अब 4 दिन में एक बार पानी आता है, वो पानी उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि वो उसी को पी पाएगा, राइट, तो उसको वो दूसरे कामों के लिए रखता है और पीने के लिए वो बॉटल्ड वाटर खरीदता है, जो बोतल वाला पानी होता है। पद्मा वर्क्स एज अ डोमेस्टिक हेल्प इन सायदापेट एंड लिव्स इन द नियर बाय स्लम। अब पद्मा जो है एक और लेडी है जो चेन्नई में ही रह रही है, और वो सायदापेट में रह रही है, तो वो सायदापेट की ही एक स्लम एरिया में रह रही है, झुग्गी झोपड़ी वाले जो बस्तियां रहती हैं वहां पे वो रह रही है। शी पेज अ रेंट ऑफ ₹650 फॉर द हटमेंट व्हिच हैज नीदर अ बाथरूम नॉर अ टैप कनेक्शन। अब वो जहाँ पे रह रही है वहां पे रहने के लिए वो 650 रुपए जो है हर महीने का देती है, और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना ही तो कोई बाथरूम है और ना ही कोई टंकी का पानी का सुविधा है। For 30 such hutments, there is a common tap at one corner in which water comes from a bow well for 20 minutes twice daily। अब जिस तरह की झोपड़ी में पद्मा रह रही है, वैसे ही 30 हटमेंट्स के लिए एक कॉमन टैप है, एक ही टंकी है जिसमें कि पानी जो है एक बोरवेल से आता है, और हर रोज लगभग 20 मिनट के लिए, मतलब दिन में 2 बार 20-20 मिनट के लिए पानी जो है वो यहाँ पे आता है। A family gets to fill maximum of 3 buckets within this time। और ये 30 घरों की जो फैमिलीज हैं, वो लोग, हर एक जो फैमिली है वो मुश्किल से इन 20 मिनट्स में 3-3 जो बाल्टी हैं वो भर पाती हैं। The same water is used for washing and drinking। अब ये जो पानी आ रहा है बोरवेल से, ये सेम पानी पद्मा और उसके जैसे लोग जो हैं वो पीने के लिए भी यूज कर रहे हैं और वॉशिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं। In summer, the flow becomes a trickle so that one family gets water only at the cost of another। अब गर्मियों में क्या होता है कि पानी की जो धार होती है, जो पानी का फ्लो होता है टंकी में, वो बहुत ही कम होता है। ट्रिकल मतलब बहुत ही कम जो है पानी फ्लो करता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि सारे लोग जो है पानी नहीं भर पाते। अगर एक फैमिली पानी भर रही है तो फिर दूसरे को बिना पानी के रहना पड़ता है। पीपल हैव टू वेट लॉन्ग आवर्स फॉर वाटर टैंकर्स। और लोगों को घंटों तक वेट करना पड़ता है वाटर टैंकर्स का, कि वाटर टैंकर्स आएंगे और तब वो पानी ले पाएंगे। तो इस तरीके से चेन्नई की अलग अलग जगहों पे पानी की जो सिचुएशन है वो अलग है। कुछ लोगों के पास बहुत अच्छा पानी है कि अपनी गाड़ियां धुल रहे हैं, बड़े बड़े गार्डन्स जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन है कि 4 दिन में एक बार पानी आ रहा है, राइट, और कहीं पे 20-20 मिनट के लिए दिन में पानी आ रहा है, राइट। तो हर एक की जो सिचुएशन है लोगों की वो अलग अलग है, और मैक्सिमम लोग जो है सिटी में वो पानी की दिक्कत को फेस कर रहे हैं, पानी की जो है वो शॉर्टेज हो रखी है। वाटर एज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है, मतलब कि हमें जीने का अधिकार है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि राइट टू लाइफ का किस तरीके से वाटर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। सो वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। तो पानी जो है हमारे जीने के लिए जरूरी है, अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमारी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। Not only is it necessary for us to be able to meet our daily needs, but safe drinking water can prevent many water-related disease। तो जो पानी है वो हमें हमारी डेली नीड्स के लिए तो जरूरी है ही है, कि जो रोजमर्रा में हम बहुत सारे काम करते हैं उनके लिए तो जरूरी है ही, बट साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियों को रोकने में भी पानी मदद करता है जो कि पानी की ही वजह से होती हैं। मतलब कि अगर गंदा पानी हम पिएंगे तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्या करता है, मतलब ऐसा पानी जो साफ है, जो स्वस्थ है, ऐसा पानी जो है वो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने का काम करता है।
India has one of the largest number of cases of diseases such as diarrhea, dysentery, cholera. तो इंडिया में पानी की वजह से बीमार होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो डिजीजेस जैसे कि डायरिया हो गया, डायसेंट्री, कॉलेरा, इस तरीके की बीमारी इंडिया में बहुत ज्यादा देखने मिलती हैं और लगभग हर रोज 1600 भारतीय जो हैं वो पानी की वजह से होने वाली बीमारियों की वजह से मर रहे हैं। और इन 1600 इंडियंस में से ज्यादातर जो लोग हैं वो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, राइट। मतलब कि ज्यादातर बच्चों को गंदे पानी से होने वाली बीमारियां हो रही हैं और उनकी डेथ भी हो रही है। The death can be prevented if people have access to safe drinking water. अब ये जो डेथ हैं, जो गंदे पानी की वजह से बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इनको रोका जा सकता है अगर हम साफ पानी प्रोवाइड करा देंगे, स्वच्छ पानी अगर होगा तो इनको ये बीमारियां जो है वो नहीं होंगी, राइट। तो इस तरीके से हम बहुत सारे लोगों को सिर्फ साफ पानी देकर उनकी जान बचा सकते हैं। The Constitution of India recognizes the right to water as being a part of right to life under Article 21. तो आर्टिकल 21 जो है वो हमें राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है, राइट। बट ये जो राइट टू लाइफ है ये सिर्फ और सिर्फ एक टर्म नहीं है, ये बहुत ही बड़ी ऐसी टर्म है जो कि बहुत सारी चीजों को अपने अंदर इंक्लूड करती है। इसका मतलब क्या है? जीने का अधिकार। अब हम जी कब पाएंगे? जब हमें साफ हवा मिलेगी, जब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो क्लियर होगा, जब हमें साफ पानी मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा। अगर ये सब चीजें ही नहीं होंगी तो हम जी कहां से पाएंगे, राइट। तो बहुत सारी चीजें जो है वो राइट टू लाइफ के अंदर आ जाती है और उनमें से ही एक जो हिस्सा है वो है पानी। अगर पानी नहीं होगा तो जो लोग हैं वो जी ही नहीं पाएंगे। वो तो इसेंशियल है, जैसे पानी, हवा, खाना, ये चीजें तो बहुत ज्यादा इसेंशियल है हमारे जीने के लिए। और इसके साथ साथ साफ पानी भी उतना ही जरूरी है, राइट। पानी तो हो बट साफ भी होना चाहिए, तभी हम जी पाएंगे। तो आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है, इसके अंदर ही पानी को भी जो है इंक्लूड किया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि राइट टू वाटर जो है वो राइट टू लाइफ का ही हिस्सा है, कि हर पर्सन को अधिकार है कि उसको पानी मिले। और ये जो चीज है ये अधिकार राइट टू लाइफ के अंदर ही आता है। This means that it is the right of every person, whether rich or poor, to have sufficient amount of water to fulfill his or her daily needs at a price that he or she can afford. मतलब क्या हुआ राइट टू लाइफ का, कि उसके अंदर पानी भी आता है। इसका मतलब ये है कि हर एक पर्सन, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, हर एक पर्सन को ये अधिकार है कि उसको जितना पानी चाहिए उसकी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो उसे मिल सके और इतने प्राइस पे मिल सके कि वो उसको खरीद सके, राइट। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। और दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे देश में क्या जरूरत है कि यूनिवर्सल एक्सेस हो पानी की। तो यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब क्या है? किसी भी चीज की हम यूनिवर्सल एक्सेस तब कहेंगे जब लोगों के पास उस सामान की फिजिकल एक्सेस हो कि पर्सन जो है उसको आराम से ले सकता है और वो इतने प्राइस पे हो कि वो उसे खरीद सकता है। तो अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि आपको चाहिए चॉकलेट, राइट। अब आप रहते यहाँ पे हो और चॉकलेट मिलती है सिर्फ और सिर्फ इस कोने में, और आपको यहाँ जाने के लिए मान लो हजारों घंटे जो हैं वो ट्रेवल करना पड़ेगा, बहुत दिन ट्रेवल करके आपको इस जगह पे पहुंचना पड़ेगा, तब जाके आपको आपकी चॉकलेट मिलेगी। मतलब कि ये चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। अगर आप इसको एक्सेस भी करोगे तो इसको आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा, तब जाके आप उस चीज को खरीद पाओगे, राइट। अब मान लो ये चीज जो है यहाँ पे नहीं है, आप के लोकेलिटी में आपके साइड की दुकान में मिलती है, राइट। बट अब इस चीज का, इस चॉकलेट का प्राइस कितना है? 1 लाख रुपए एक चॉकलेट का, एक छोटी सी चॉकलेट का। तो आप कैसे खरीद पाओगे? तो बहुत महंगा हो जाएगा। मतलब उसका प्राइस इतना ज्यादा है कि आप उसे खरीद ना पाओ, तो वो अफोर्डेबल नहीं है। तो एक्सेसिबिलिटी मतलब कि इतना हो कि आप उसको जाके खरीद सको, जब आप चाहो आप उसको ले सको। और अफोर्डेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि आप इतने पैसे की वो चीज हो, इतनी प्राइस उसका हो कि आप उसको अफोर्ड कर सको, उसको खरीद सको, राइट। अब चीज इतनी दूर है बट मान लो 5 ही रुपए की है तो भी कोई फायदा नहीं कि उसको हम ले नहीं सकते। चीज भले ही पास है बट इतनी महंगी है तो हम खरीद नहीं सकते। तो दोनों ही चीजें होनी जरूरी हैं कि वो सस्ती भी हो और पास भी हो। तो ये हो गया यूनिवर्सल एक्सेस। तो पानी जो है वो ऐसा होना चाहिए कि लोग जो है वो पानी को एक्सेस भी कर सकें, लोगों के पास पानी हो, उनके पास हो। ऐसा ना हो कि उन्हें पानी तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पानी इतना सस्ता भी हो, इतना प्राइस हो उसका कि लोग उसे आसानी से खरीद सके। There have been several court cases in which both the High Courts and Supreme Court have held that the right to safe drinking water is a fundamental right। तो बहुत सारे ऐसे कोर्ट केसेस हुए हैं जिसमें कि दोनों ही कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पे ये साबित हुआ है, ये बात जो है निकल के आई है कि हमारे जो देश के लोग हैं उनको क्या राइट मिला हुआ है कि राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है, मतलब कि सभी लोगों का ये अधिकार है कि उनको
साफ और स्वस्थ जो है पानी पीने को मिले, ये उनका फंडामेंटल राइट है। इन 2007 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट रीस्टेटेड this while hearing a case based on a letter written by a villager of महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट ऑन द कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब 2007 में ये बात आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने फिर से दोहराई। किस केस में? एक महबूबनगर के एक विलेजर ने, महबूबनगर के एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पे एक गांव में रहने वाले एक पर्सन ने एक लेटर लिखा अथॉरिटीज को, और उस लेटर में उसने कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि पीने के पानी में जो गंदगी हो रही है, जो दूषित वो हो रहा है, उसको लेकर उसने अपनी शिकायत जो है अथॉरिटीज को की। The villagers' complaint was that a textile company was discharging poisonous chemicals into a stream near his village। तो जो विलेजर था उसकी क्या कंप्लेन थी कि पास ही में एक टेक्सटाइल कंपनी है, एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, और वो पास ही की एक छोटी सी स्ट्रीम में, छोटी सी नदी में बहुत ज्यादा खतरनाक जहरीले जो हैं केमिकल्स को डिस्पोज करती है, डिस्चार्ज करती है। वो अपनी फैक्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करती है और उसके बाद उसको डिस्पोज जो है वो कहाँ कर देती है? उस नदी में कर देती है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर जो है बहुत ज्यादा कंटामिनेट हो रहा है, दूषित हो रहा है। साथ ही साथ जो पीने का पानी है उनके लिए वो भी सही से उपलब्ध नहीं हो रहा, क्योंकि वो लोग तो उस नदी पे ही डिपेंडेंट है और खेती के लिए वो जमीन के पानी पे डिपेंडेंट है। तो अगर जमीन का पानी, ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो रहा है, इसका मतलब उनका जो फसल होगी उसमें भी गंदा पानी जाएगा। फसल में गंदा पानी जाएगा तो जो फसल उगेगी वो भी दूषित ही होगी और उसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा बीमारियां जो हैं हो सकती हैं। अब क्योंकि पानी जो है नदी में बह रहा है और वो कंटामिनेट हो रहा है और लोग पीने के लिए उस पर डिपेंड है, बहुत सारे कामों के लिए उसी पानी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना वहां पे करना पड़ रहा था। The judge directed the Mahbubnagar district collector to supply 25 liters of water to each person in the village। और जब ये केस निकल कर आया तो जो जजेस हैं उन्होंने महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को क्या बोला कि वो हर पर्सन को, विलेज में, गांव में हर जो पर्सन है उसे लगभग 25 लीटर पानी जो है वो प्रोवाइड कराए। तो यहाँ पे राइट टू वाटर की जो है एक तरीके से डेफिनेशन दे रखी है जो कि यूनाइटेड नेशन ने दी है। राइट टू वाटर एंटाइटल्स एवरीवन टू सफिशिएंट, सेफ, एक्सेप्टेबल, फिजिकली एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल वाटर फॉर पर्सनल एंड डोमेस्टिक यूज। राइट टू वाटर का मतलब क्या है कि हर आदमी के पास ये अधिकार है कि उसको सफिशिएंट पानी मिले, जितना उसको जरूरत है कम से कम उतना पानी उसे मिले। वो पानी सेफ हो, ऐसा ना हो कि वो पिए और उसको बीमारी हो जाए। एक्सेप्टेबल हो, मतलब अगेन ऐसा पानी हो जो कि वो एक्सेप्ट कर सके, उसको यूज कर सके। फिजिकली एक्सेसिबल हो, ऐसा ना हो कि पानी जो है वो 7 समुद्र पार है, वहां जाके उसको पानी लाना पड़े। पानी जो है उसके पास हो, वो उसको ले सके और इतना प्राइस का हो कि वो उसको खरीद भी सके, राइट। तो जो ये पानी की एक्सेस है या अफोर्डेबिलिटी है वो दोनों ही कारणों के लिए होनी चाहिए, मतलब पर्सनल यूज के लिए भी, आप वॉशिंग के लिए यूज कर रहे हो और जैसे डोमेस्टिक पर्पस वगैरह के लिए यूज कर रहे हो, और पीने के लिए, दोनों ही तरीके के, जिस भी तरीके का आप पानी का इस्तेमाल करना चाहते हो, हर तरीके के लिए जो पानी है आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और इतनी मात्रा में आपको मिलना चाहिए कि आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सको, और वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए। तो ऐसा यूनाइटेड नेशन बोलते हैं। तो या ये जो डेफिनेशन ये आप अपने एग्जाम में बिल्कुल लिख के आ सकते हो अगर डेफिनेशन आ जाए कि राइट टू वाटर का मतलब क्या है। सो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से वाटर जो है वो हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और किस तरीके से अलग अलग केसेस में कोर्ट्स ने भी ये बात को बहुत मतलब एक तरीके से दोहराया है कि पानी, साफ पानी होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे देश में। और बहुत सारे लोग जो हैं इस दिक्कत की वजह से जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जो मृत्यु है वो भी हो रही है, और इस चीज का सॉल्यूशन बस इतना है कि साफ पानी अगर इन लोगों को मिल जाए तो इनकी मृत्यु जो है वो नहीं होगी। Public facilities. So like water, there are other essential facilities that need to be provided for everyone. तो हमने पानी के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से पानी जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे जीने के लिए जरूरी है, और सभी का ये अधिकार है, सभी को ये फंडामेंटल राइट मिला हुआ है कि हर एक पर्सन को ये अधिकार है कि उसको साफ पानी मिले और वो अफोर्डेबल हो प्लस एक्सेसिबल हो, मतलब कि सभी के पास यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर होनी चाहिए। तो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, राइट। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्सन की जरूरत सिर्फ पानी है, मतलब कि पानी तो जरूरी है ही, बट सिर्फ पानी नहीं, पानी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें जीने के लिए जरूरी होती हैं और जो कि गवर्नमेंट को लोगों तक पहुंचानी होती हैं। लास्ट ईयर यू रेड अबाउट 2 अदर सच फैसिलिटीज, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। सो क्लास 7 में हमने ये पढ़ा था कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हेल्थ केयर में, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है ये इंश्योर करने के लिए कि उसके जो सिटीजन्स हैं, देश के रहने वाले लोग हैं, उनकी जो हेल्थ है वो सही रहे। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था, राइट, लास्ट टाइम।
तो उसी की तरह देर आर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स एंड कॉलेजेस दैट आर ऑल्सो नेसेसरी। अब हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन जैसे कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है लोगों को प्रोवाइड करना, कि लोगों का ये अधिकार है कि उन्हें साफ एनवायरमेंट मिले। जिस तरीके से राइट टू वाटर इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, इसी तरीके से राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट एंड प्रॉपर सैनिटाइज सराउंडिंग, वो भी एक तरीके से राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। तो अब इन सभी चीजों के साथ साथ दूसरी ऐसी चीज है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, बिजली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो हम पब्लिक बस वगैरह से जाते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए, स्कूल, कॉलेजेस, ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, राइट। दीज आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज, और इनको हम क्या कह रहे हैं? पब्लिक फैसिलिटीज। ऐसी फैसिलिटीज जो कि जनता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिनके बिना जनता का काम नहीं चल पाएगा, तो उन चीजों को हम क्या कह रहे हैं? पब्लिक फैसिलिटीज, राइट। अब आजकल जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही ऐसा नहीं है कि अगर बिजली नहीं होगी तो हम जी नहीं पाएंगे, हम मर ही जाएंगे, बट आज के जमाने में देखें तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो लाइफ का हो चुका है। अगर किसी पर्सन को अपनी लाइफ प्रॉपरली जीनी है, इस सोसाइटी में बेटर तरीके से जीनी है, तो उसके लिए उसके पास बिजली होनी चाहिए, पानी जो है प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, राइट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। The important characteristics of a public facility is that once it is provided, its benefit can be shared by many people. अब पब्लिक फैसिलिटी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या फीचर कहें तो वो ये है कि अगर एक बार आपने कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, जिसको कि हम पब्लिक फैसिलिटी कह रहे हैं, तो वो आप जैसे ही प्रोवाइड करते हो तो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे? पब्लिक को दी जाने वाली फैसिलिटी है। अब गवर्नमेंट ने कोई रोड बना दिया, अब ऐसा तो है नहीं कि उस रोड पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन चल पाएगा, नहीं ना। तो मतलब गवर्नमेंट ने रोड बनाया तो पूरी पब्लिक के लिए बनाया, जो भी चाहे वो उस रोड का इस्तेमाल कर सकता है, वो पूरी जनता के लिए है, राइट। अगर गवर्नमेंट ने बिजली के तार बिछवाए, इलेक्ट्रिसिटी का वो कनेक्शन दे रही है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके घर में बिजली का कनेक्शन देगी। अगर वो आपके गांव तक, आपके शहर तक बिजली की जो लाइंस है वो बिछवा रही है, इसका मतलब कि उस पूरे एरिया में रहने वाले लोगों को बिजली मिलेगी। तो पब्लिक फैसिलिटी का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि अगर गवर्नमेंट उसको एक बार प्रोवाइड करा देती है तो फिर उसका जो फायदा है वो बहुत सारे लोगों को एक साथ होता है। फॉर इंस्टेंस, अ स्कूल इन द विलेज विल इनेबल मेनी चिल्ड्रन टू गेट एजुकेटेड। अब मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्कूल जो है गांव वाले इलाके में खोल दिया। अब ऐसा नहीं है गांव में सिर्फ एक या दो बच्चे पढ़ेंगे, उस गांव में जितने रहने वाले बच्चे हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो उस स्कूल में जाके पढ़ाई जो है कर सकें, एजुकेटेड हो सकें। सिमिलरली, द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एन एरिया कैन बी यूजफुल फॉर मेनी पीपल। इसी तरीके से जो बिजली है वो अगर किसी भी एरिया में आए तो उससे एक साथ उस एरिया में रहने वाले सभी लोगों को फायदा होगा। फार्मर्स जो है वो अपने पंप सेट्स जो है वो इजीली चला सकते हैं, आसानी से चला सकते हैं अपने खेतों को इरिगेट करने के लिए, ठीक है। जो ट्यूबवेल्स वगैरह होते हैं वो आसानी से वो बिजली की हेल्प से चला सकते हैं ताकि उनके खेतों में इरिगेशन, सिंचाई जो है वो अच्छे से हो पाए। पीपल कैन ओपन स्मॉल वर्कशॉप दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। लोग जो है वो कोई छोटी सी वर्कशॉप खोल सकते हैं जो कि बिजली से चल रही है। मान लो उन्होंने कोई ऐसी मशीन रख ली, जैसे प्रिंटिंग मशीन रख ली, राइट। तो प्रिंटिंग मशीन कैसे चलती है? बिजली से चलती है। तो कुछ इस तरह की ऐसी कोई शॉप खोल ली जो कि बिजली से चलती है। Student will find it easier to study and most people in village will benefit in some way or the other. और जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो इन सभी फैसिलिटीज के कारण बहुत ज्यादा मदद जो है उनको मिलेगी। और सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, जो दूसरे लोग हैं वो किसी भी एक फैसिलिटी की वजह से फायदा ही पाएंगे। सभी लोग जो है वो फायदा पाएंगे। मान लो गवर्नमेंट ने स्कूल खोला, राइट। अब स्कूल में जो गांव में लोग रह रहे हैं उनके बच्चे पढ़ाई जो है वो ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चों को ही फायदा होगा, बच्चे पढ़ेंगे तो उनके मम्मी पापा को भी फायदा होगा, वो बड़े होके अच्छा काम करेंगे, जॉब लगेंगे, पैसा कमाएंगे, राइट, बिजनेस खोलेंगे। तो जब उनके बच्चे बड़े होंगे, पैसा कमाएंगे, बिजनेस खोलेंगे, तो उसकी वजह से उनके पेरेंट्स को भी फायदा हो रहा है। तो अगर आपने कोई भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी तो और उसको प्रॉपर तरीके से आप लोगों तक पहुंचा रहे हो तो उससे सारे लोगों को फायदा होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक या दो लोगों को फायदा हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है पब्लिक फैसिलिटी का। सो इसमें हमने देखा कि आखिरकार पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं। हमारा जो चैप्टर है पब्लिक फैसिलिटीज, तो उसका मतलब भी हमें अच्छे से समझ आना चाहिए। तो वो सारी फैसिलिटीज जो कि हम जनता को प्रोवाइड करा रहे हैं वो सब पब्लिक फैसिलिटीज हैं। और इनका एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि अगर आपने एक बार प्रोवाइड करा दी तो उससे बहुत सारे लोगों को है फायदा होने वाला है, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रोल है पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराने में। द गवर्नमेंट्स रोल।
Given that the public facilities are so important, someone must carry the responsibility of providing these to the people. अब पिछले वीडियोस में हम पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये क्या होती हैं और किस तरीके से पब्लिक फैसिलिटीज बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जिनके बिना आज के दौर में हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। बिजली, पानी, प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज, सैनिटेशन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे स्कूलिंग हो गया। इन सभी चीजों के बिना हमारी जो लाइफ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगी। अब हम ये तो कह रहे हैं कि पब्लिक को ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, बट ये फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड कराएगा? अब पिछले वीडियोस में मैं ऑलरेडी कई बार ये चीज बोल चुकी हूँ कि गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। इसका मतलब आपको आइडिया लग चुका होगा कि जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं वो कौन प्रोवाइड कराता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, राइट। अब हम इतनी बात कर रहे हैं कि प्रोवाइड कराना है, जरूरी है, तो कौन करवाएगा? तो इसमें आती है गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी। अब गवर्नमेंट ही क्यों? देखो, गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमें पता है, उसको जनता ने चुना है। अब जनता ने किस लिए चुना है? ताकि जो लोग हैं उनके बिहाफ पे, जो गवर्नमेंट है जिनको वो चुन रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उनके बिहाफ पे डिसीजंस ले सकें, उनके लिए कुछ भला कर सकें, राइट। तो इसलिए टेक्निकली गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी बनेगी कि वो जो जनता है, जो पब्लिक है, उसको जरूरत है, फैसिलिटीज की जरूरत है, वो प्रोवाइड कराए। सो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। दिस समवन इज द गवर्नमेंट। तो अभी जो हमने ऊपर ये बात की कि किसी ना किसी को तो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, तो वो किसी ना किसी कौन है? वो है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। One of the most important functions of the government is to ensure that these public facilities are made available to everyone. तो जितने भी functions, जितने भी काम गवर्नमेंट प्ले करती है, उनमें से एक काम जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कामों में से एक इंपॉर्टेंट काम गवर्नमेंट का ये भी है कि वो ये इंश्योर करे कि जो पब्लिक फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करानी है वो सही से प्रोवाइड हो और हर एक इंसान तक जिस तक वो पहुंचनी चाहिए वो पहुंच रही है। तो ये इंश्योर करना होता है गवर्नमेंट को। Let us try and understand why the government and only the government must bear this responsibility. अब मैंने आपको शॉर्ट में ऑलरेडी बता चुका है कि ये जो रोल है जो गवर्नमेंट प्ले कर रही है वो गवर्नमेंट को प्ले करना क्यों जरूरी है और क्यों गवर्नमेंट ही ये रोल प्ले करती है, राइट। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जनता जो है वो उसे इलेक्ट करती है, बट अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि आखिरकार गवर्नमेंट ही क्यों गवर्नमेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक की जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है वो उसको कराए। We have seen that private companies operate for profit in the market. हमें पता है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो किस लिए काम करते हैं? वो कोई भी बिजनेस खोल रहे हैं, वो कोई भी काम करते हैं, तो उनका मेन मोटिव क्या होता है, मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, जितना ज्यादा हो सके उतना मुनाफा कमाना, राइट। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, उनका मेन एम क्या है? वो अपना मुनाफा देखते हैं। You read about this in the chapter on the story of a shirt in your class 7 book. तो हमने क्लास 7th में story of a shirt पढ़ी थी और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो शर्ट है वो बनती है। पहले जो किसान है वो कॉटन उगाता है, फिर उस कॉटन से धागा बनता है, उसका धागा बनाया जाता है, फिर जो वीवर है वो उस धागे से कपड़ा बुनता है और उसके बाद किस तरीके से जो कपड़ा है वो इंटरमीडिएरीज के थ्रू मार्केट्स में जाता है, एक्सपोर्ट होता है। वो पूरी डिटेल जो हमने एक तरीके से जो लाइफ थी शर्ट की, किस तरीके से वो बनने से लेकर एक अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचती है, वो पूरी हमने स्टोरी देखी थी। और उसमें हमने जाना था कि किस तरीके से हर एक जो पर्सन है उसका मेन एम क्या है कि वो प्रॉफिट कमा सके, राइट। किसान है वो कॉटन उगाता है, फिर कॉटन को बेचता है, तो वो उसमें से क्या कोशिश करेगा कि मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, इतना मेरे को पैसा मिल जाए कि मैं अपना जो घर है वो चला सकूं। फिर हर एक जो पर्सन किसी भी प्रोसेस में इंक्लूड है पूरे बिजनेस के, वो यही कोशिश करता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। हमने इंटरमीडिएरीज की बात करी थी कि किस तरीके से वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं और महंगे दामों पर वो एक्सपोर्ट करते हैं उनको। जो फॉरेनर लोग हैं, जो फॉरेन बिजनेसेस हैं, उनको वो बहुत ही हाई रेट्स पे बेचते हैं, राइट। इस तरीके से हर एक कोई कोशिश कर रहा होता है कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लूं। इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज देयर इज नो प्रॉफिट टू बी हैड। बट अगर हम पब्लिक फैसिलिटीज की बात करें तो ज्यादातर पब्लिक फैसिलिटीज ऐसी होती हैं जिनमें कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, राइट। अगर आप रोड बना दोगे तो उससे जो रोड बना रहा है उसे क्या फायदा होगा? उसे कौन सा प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट मिलने वाला है? नहीं ना, वो तो बस जनता की सहूलियत के लिए आपने रोड बना दिया ताकि जो लोग हैं वो अच्छे से आ जा सकें, जो कनेक्टिविटी है वो आसान हो जाए। तो इसमें जो बनाने वाला है उसे कोई पैसा नहीं मिल रहा एक्स्ट्रा, उसे प्रॉफिट नहीं मिल रहा, राइट। For example, what profit can accrue to a company for keeping the drains clean or running an anti-malaria campaign? जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे दूसरे कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि ड्रेन्स क्लीन करवाने होते हैं,
नाले साफ करवाने होते हैं ताकि जो पूरी सिटी है, सोसाइटी है, कंट्री है, वो साफ रहे। तो एक काम सोसाइटी को क्लीन करने का, क्लीन रखने का ये भी होता है कि टाइम टू टाइम जो ड्रेन्स हैं, नाले हैं, वो साफ होते रहें, राइट। अब नाले साफ कराने में किसी कंपनी को क्या फायदा होने वाला है? आपने कोई कंपनी आई, चलो हम बिजनेस खोलते हैं, हम नाले साफ करेंगे, बट नाले साफ करने से उसे फायदा क्या होगा? अगर वो बोले कि हम बिजनेस खोलते हैं कि हम चॉकलेट बेचेंगे, तो उसे पता है कि अगर मैं चॉकलेट बनाऊंगा, बेचूंगा, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट आएगा, राइट। मैं 10 रुपए की चॉकलेट बनाऊंगा, 20 को उसे बेचूंगा, तो मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, मेरे को तो मुनाफा होगा। बट अगर कोई सोचे कि मैं नाले क्लीन करवाता हूँ, मैं एक कंपनी खोलूंगा जो कि पूरे देश भर के नाले क्लीन करेगी, ड्रेन्स क्लीन करेगी, बट उससे उसको प्रॉफिट क्या होगा? उसको मुनाफा तो कोई नहीं होने वाला, राइट। इसी तरीके से कोई जो कंपनी है वो सोचे कि मैं एंटी मलेरिया कैंपेन चलाऊंगा, मतलब कि मैं एक ऐसा कैंपेन चलाऊं जिसमें कि मैं लोगों को ये जागरूक कर सकूं कि हमें मलेरिया से बचना है, कहीं पे पानी इकट्ठा नहीं होने देना, मच्छरों को जो है पैदा नहीं होने देना, जिससे कि क्या होगा, मलेरिया जैसी बीमारियां ना हो। अब ऐसा कैंपेन खोलने से, ऐसा कैंपेन चलाने से, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने से किसी बिजनेस को क्या फायदा होने वाला है? आप थोड़ी उसे पैसा दे रहे हो कि अवेयर होने के लिए। आप किसी बिजनेस को पैसा थोड़े दोगे कि आओ हमें जागरूक करो, हम आपको 100 रुपए देंगे, है ना, हमें बताओ कैसे मलेरिया से बचना है। ये तो नहीं होगा। तो इस तरीके के जो काम हैं जो कि जनता के फायदे के लिए हो रहे हैं, उनमें कंपनी या बिजनेसेस को कोई फायदा नहीं होने वाला, उसमें कोई प्रॉफिट जो है वो नहीं बनता। A private company will probably not be interested in undertaking such work। अब क्योंकि यहाँ पे कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा, तो कोई प्राइवेट कंपनी जो है इस तरीके के कामों को लेने से बचेगी, वो इस तरीके के कामों में इंटरेस्टेड नहीं होगी क्योंकि यहाँ प्रॉफिट ही नहीं है। But for other public facilities such as schools and hospitals, private companies may well be interested। बट अगर हम कुछ दूसरे तरीके की पब्लिक फैसिलिटीज की बात करें, जैसे कि स्कूल हो गया। अब स्कूल जो है, वहां पे पूरे जो सोसाइटी है, सिटी है, उसके बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो वो आगे जाके कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। हॉस्पिटल्स अगर खोलें तो उसमें क्या होगा कि ये इंश्योर हो पाएगा कि जो लोग हैं उन्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिले, लोग जल्दी ठीक हो पाए, लोग कम से कम बीमार हों, इस तरीके से उन्हें प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट मिले। तो इसमें क्या है, ये कुछ ऐसी पब्लिक फैसिलिटीज हैं जिनमें हो सकता है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज भी इंटरेस्टेड हों, क्योंकि उनके लिए वैसे हो सकता है थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो कि वो प्रॉफिट कमा सकते हैं, राइट। कि अगर आप स्कूल जो है खोल रहे हो तो आप बच्चों से फीस चार्ज करोगे, फी जब चार्ज करोगे तो आपको पता है आप थोड़ा ज्यादा फी चार्ज करके अपना मुनाफा कमा सकते हो। आप हॉस्पिटल्स खोलोगे तो आप वहां पे भी, वैसे तो पब्लिक फैसिलिटी आप जनता के लिए खोल रहे हो, बट स्टिल देयर इज अ स्कोप कि आप जो प्रॉफिट है वो अर्न कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके की फैसिलिटीज जहां पे स्कोप है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं, वहां पे प्राइवेट कंपनीज जो है वो हो सकता है कि इंटरेस्टेड हो कि हाँ हम ये फैसिलिटीज देते हैं लोगों को। We have many of these, particularly in large cities। अब इस तरीके की फैसिलिटीज जहां पे हो सकता है प्राइवेट प्लेयर्स भी इंटरेस्टेड हो उन्हें प्रोवाइड कराने में, ऐसी काफी सारी फैसिलिटीज हमें देखने मिलती हैं। और ज्यादातर इस तरीके की फैसिलिटीज जिसमें प्राइवेट कंपनीज भी इंटरेस्टेड हो, वो हमें लार्ज सिटीज में, बड़ी बड़ी सिटीज में देखने मिलती हैं। Similarly, if you are living in a city, you will have seen private companies supplying water through tankers or supplying drinking water in sealed bottles। अब अगर आप सिटी वगैरह में रह रहे हो, अब तो गांव में भी देखने मिलता है कि क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो पानी सप्लाई करती हैं, कोई वाटर टैंकर्स के थ्रू पानी सप्लाई कर रहा है कि किसी कंपनी का क्या काम है, उसने क्या काम चला रखा है कि मैं सोसाइटीज में पानी की जरूरत होगी तो मैं टंकी जो वाटर टैंकर है वो भेजूंगा और पानी देने के लिए पैसा भी चार्ज करूंगा। बट वैसे जो पानी की सप्लाई है वो क्या है, पब्लिक को ही फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज भी काम कर रही हैं, राइट। और कहीं कहीं पे हमें दिख रहा है कि सील्ड बॉटल्स आ रही हैं, कहीं कहीं क्या, अब तो बहुत ही कॉमन हो गया है कि लोग कहीं भी बाहर जाते हैं कि वो प्रेफर करते हैं कि वो किसी नॉर्मल टंकी से पानी ना भरें, बल्कि सील्ड बॉटल जो होती है वो ले लें, राइट। इस तरीके से हमें देखने मिल रहा है कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो इस तरीके की पब्लिक फैसिलिटीज में जो है इंक्लूड हो रही हैं। In such cases, private companies provide public facilities, but at a price that only some people can afford। But अब देखो, ये public facilities तो हैं और इसमें private जो players हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो ये सारे काम मुफ्त में कर रहे हैं। उन्होंने पानी का टैंकर भेज दिया और बोल दिया कि फ्री में जितना पानी लेना है लो, नहीं, वो चार्ज कर रहे हैं आपसे। वो आपको जो पानी की बॉटल्स हैं वो फ्री में नहीं दे रहे, उसके लिए कुछ चार्ज कर रहे हैं। बट नॉर्मली हमें ये देखने मिल रहा है कि ये जो पानी की बॉटल्स हैं या जो सर्विसेज, जो पब्लिक फैसिलिटीज प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड करा रही हैं, वो काफी महंगी होती हैं, वो अफोर्डेबल प्राइस पे नहीं होती। उनका इतना प्राइस नहीं होता कि हर कोई पर्सन उसे खरीद सके, मतलब निचले से निचला तबका है वो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाता। इनका जो प्राइस है वो इतना ज्यादा होता है कि हर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। Hence, this facility is not available to all at an affordable rate। तो हम ये कह सकते हैं कि वो पब्लिक फैसिलिटीज जो कि प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड करा रही हैं वो ऐसी नहीं हैं जिन्हें कि हर कोई अफोर्ड कर सके।
If we go by the rule that people will get as much as they can pay for, then many people who cannot afford to pay for such facilities will be deprived of the opportunities to live a decent life. तो अगर हम इस रूल से चलें कि कोई जो पर्सन है उसे उतना ही मिलेगा जितना कि वो पैसा पे कर सके, तो इस रूल की वजह से क्या होगा, ऐसा देखने मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अच्छी लाइफ कभी जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीब हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर फैसिलिटी को पैसा देके ले सकें, राइट। तो अगर हम ये कहें कि जो लोग हैं वो पैसा दें और जितना मर्जी जो मजा है वो ले सकें, जितना मर्जी जो फैसिलिटीज हैं वो ले सकें, तो इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा तबका हमारे देश में ऐसा रह जाएगा जो कि अच्छी लाइफ नहीं ले पाएगा, एक डिसेंट लाइफ जो है वो नहीं जी पाएगा, क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो बेसिक फैसिलिटीज को खरीद सके। क्लियरली दिस इज नॉट अ डिजायरेबल ऑप्शन, और हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है कि हम सारी फैसिलिटीज को कह दें कि जाओ पैसा से खरीदो और मजे उठाओ। पब्लिक फैसिलिटीज रिलेट टू पीपल्स बेसिक नीड्स। तो पब्लिक फैसिलिटीज जो हैं वो ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जो कि लोगों की बेसिक नीड्स से रिलेटेड होती हैं। बेसिक नीड्स मतलब ऐसी जरूरतें जो कि इंसान के जीने के लिए जरूरी हैं। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो इंसान जी नहीं पाएगा अच्छे से, राइट। तो पब्लिक फैसिलिटीज ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जिसमें कि हम ये इंश्योर करें कि लोगों को उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, उनका रोटी कपड़ा मकान जैसे खाना हो गया, पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये चीजें एटलीस्ट उन्हें सही से मिल पाए। Any modern society requires that these facilities are provided so that people's basic needs are met. तो हर एक जो मॉडर्न सोसाइटी है उसकी ये जरूरत है कि वो अपने लोगों को इन फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराए, ताकि जो लोग हैं उनकी बेसिक नीड्स, जो उनकी नॉर्मल जरूरतें हैं, डेली जीने के लिए उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। द राइट टू लाइफ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इज फॉर ऑल पर्संस लिविंग इन द कंट्री। अब ये जो हम जीने का अधिकार देते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू लाइफ देता है, ये जो राइट टू लाइफ है वो सभी पर्सन्स को, कंट्री में जितने भी लोग हैं उन सभी को ये अधिकार देता है कि उन्हें जीने का अधिकार है। तो फिर हम एक तबके से कैसे ये अधिकार छीन लें कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम इन फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर पाओगे, राइट, क्योंकि ये फैसिलिटीज तो जीने के लिए जरूरी है। तो अगर हम ऐसा कर देंगे कि पैसा दो और फैसिलिटीज लो, तो उससे क्या होगा कि हम बहुत सारे लोगों का जीने का अधिकार ही छीन लेंगे, क्योंकि उनके पास ये पैसा नहीं है कि वो इस तरीके की फैसिलिटीज ले सकें। The responsibility to provide public facilities therefore must be that of the government। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो इन पब्लिक फैसिलिटीज को लोगों तक पहुंचा सके, ताकि जो लोग हैं वो एटलीस्ट जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो पूरी करके अपने जीवन जी सकें। अब हमने ये तो कह दिया कि जो गवर्नमेंट जो है वो ये सारी फैसिलिटीज जनता को प्रोवाइड कराएगी, बट गवर्नमेंट ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी कैसे? कुछ भी काम करना है उसके लिए हमें पैसा तो जरूरत होती ही होती है, बिना पैसे के हम कोई भी काम कैसे करेंगे? अब पब्लिक फैसिलिटीज ऐसी फैसिलिटीज हैं जिनमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा, मतलब आप जनता से बहुत ज्यादा पैसा नहीं लोगे, तो फिर किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो ये सारी फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड कराती है? वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज? कि जो गवर्नमेंट है जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है, उस फैसिलिटी को प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? Every year you must have heard the government budget being presented in the parliament। अब हर साल क्या होता है, हमारे पार्लियामेंट में गवर्नमेंट जो है वो बजट पेश करती है, मतलब कि वो ये बताती है कि आने वाले साल में हम कितना पैसा किस जो सेक्शन है सोसाइटी का उस पे हम स्पेंड करने वाले हैं, किस चीज पे हम कितना पैसा स्पेंड करेंगे। तो वो चीज जो है वो बजट गवर्नमेंट हर साल पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द एक्सपेंसेस द गवर्नमेंट हैज मेड on its program in the past year and how much it plans to spend in the coming year। तो बजट में क्या होता है, एक तो वो ये बताती है कि उसने पिछले साल किन किन चीजों पे कितना कितना पैसा खर्च किया, और साथ ही साथ आने वाले सालों में वो कितना पैसा किस किस चीज पे खर्च करने के लिए प्लान कर रही है। In the budget, the government also announces the various ways in which it plans to meet these expenses। अब हर साल जब वो ये बताती है कि मैं इन इन चीजों पे पैसा खर्च करने वाली हूँ, तो गवर्नमेंट साथ साथ ये भी बताती है कि जिस चीजों पे वो पैसा खर्च करने की बात कर रही है उसके लिए पैसा आने कहाँ से वाला है। The main source of revenue for the government is the taxes collected from the people and the government is empowered to collect these taxes and use them for such programs। तो सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पैसा जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? टैक्सेस से, कि जो हम कर देते हैं, जो टैक्सेस लोग हम गवर्नमेंट को देते हैं। तो गवर्नमेंट जो है उसने बहुत सारे टैक्सेस लगा रखे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स है, इनकम पे टैक्स है, तो इस तरीके से बहुत सारे टैक्स हैं जिनके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो पैसा कमाती है। जैसे अगर कोई इनकम जो है कमा रहा है, कोई
सैलरी मिल रही है किसी को, तो उसके ऊपर कुछ परसेंटेज टैक्स है कि अगर आप इतना पैसा कमाओगे तो आपको इतना परसेंटेज जो है वो हमें देना पड़ेगा, राइट। कि आप 100 रुपए कमा रहे हो तो उसमें से 5 रुपए आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। तो उस तरीके से हम गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं और ये गवर्नमेंट का सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम है। और जो भी पैसा वो टैक्सेस से कलेक्ट करती है वो किस लिए कर रही है, ताकि वो जनता को ही सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सके। तो ऐसे प्रोग्राम्स में फिर वो टैक्सेस का पैसा लगाती है। For instance, to supply water, the government has to incur cost in pumping water, carrying it over long distances, laying down pipes for distribution, treating the water for impurities, and finally collecting and treating waste water. अब जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि गवर्नमेंट जो है वो वाटर सप्लाई करती है, राइट। अब वाटर फ्री में तो सप्लाई नहीं हो जाएगा, उसके लिए बहुत सारा जो है काम करना पड़ेगा, राइट। पहला क्या है, पंपिंग वाटर करना पड़ेगा, मतलब कि आप जमीन से पानी पंप कर रहे हो या फिर आप नदी से पानी पंप कर रहे हो, आपको पंप करना पड़ेगा, पानी जो है एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा जहां से फिर आप दूसरे जगहों पे आप पानी को पहुंचा सको। और लंबे लंबे जो डिस्टेंसेस हैं उनको कवर करके आपको लोगों के घर तक जो टंकी की पाइप की लाइन है वो बिछानी पड़ेगी। और इन सब के लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा। और लास्ट में क्या होगा, जब पूरा पाइप वगैरह बिछ जाएगा और जब लोग पानी यूज भी करेंगे तो वो ऐसा तो है नहीं कि सारा पानी हम यूज करते हैं तो वो खत्म हो जाता है, वो जो पानी है वो यूज होने के बाद गंदा हो जाता है, राइट। तो वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीट करना है, किस तरीके से उसकी इंप्योरिटीज को हटाना है और उसको वापस से यूज कर सकें, ऐसा बनाने के लिए भी फिर गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ते हैं। It meets these expenses partly from the various taxes that it collects and partly by charging a price for water. अब ये सारा जो काम है पानी आपके घर तक पहुंचाने का गवर्नमेंट कैसे करती है, इसके लिए कुछ पैसा जो है वो टैक्सेस से लेती है कि उसको टैक्सेस से जितना पैसा मिला है उसका कुछ हिस्सा वो इस काम पे लगा रही है, और कुछ जो बचा हुआ एक्सपेंस है वो कैसे इनकर करती है, वो आपसे कुछ प्राइस जो है वो चार्ज करती है। मतलब कि मान लो इस पूरे काम में पानी आपके घर तक पहुंचाने में गवर्नमेंट को कितना लग रहा है, 100 रुपया लग रहा है, राइट। मान लो 100 करोड़ लग रहा है, कितना भी मान लो आप, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रही हूँ। अब इन 100 में से जो 50 रुपए हैं वो गवर्नमेंट ने कहा कि मेरे पास टैक्स रखा है, जो लोगों ने मुझे टैक्स दिया है, तो उस टैक्स में से 50 रुपए जो है वो मैं पानी के सप्लाई पे लगा दूंगा। बट अभी भी पानी को प्रॉपर सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट को और 50 रुपए चाहिए, तो वो क्या करेगी, ठीक है मैंने कुछ तो टैक्स का पैसा यूज कर लिया, कुछ मैं क्या करती हूँ, मैं लोगों से थोड़ा सा पैसा जो है चार्ज कर लेती हूँ। मैं कह देती हूँ कि ठीक है, जो लोग मैं तुम तक पैसा मतलब पानी पहुंचा रही हूँ तो उसके लिए आप मुझे थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा जो है पैसा दे दो, प्राइस जो है वो दे दो, ताकि ये फैसिलिटीज हम आपको आसानी से प्रोवाइड कर सकें। तो इस तरीके से कुछ जो है वो टैक्सेस से वसूल करती है और कुछ जो है वो लोगों को पैसा चार्ज करती है लोगों पे, और उससे वो अपने एक्सपेंसेस को पूरा करती है। This price is set so that most people can afford a certain minimum amount of water for daily use. अब ये जो प्राइस वो जनता से चार्ज कर रही है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, वो कुछ इस तरीके का होता है कि हर कोई जो है मतलब निचले से निचला तबका भी जो है वो पानी का कुछ अमाउंट अपने डेली जो बहुत ज्यादा जरूरी है एटलीस्ट उतना अमाउंट वो स्पेंड करके एक्वायर कर सके। तो इतना प्राइस रहता है कि वो इजीली उसको अफोर्ड कर सके। अब यहाँ पे एक पाई चार्ट दे रखा है जिसके थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर गवर्नमेंट 1 रुपया स्पेंड करती है तो उस 1 रुपये को किस तरीके से स्पेंड किया जाता है, उस 1 रुपये का कितना हिस्सा जो है किस जगह पे स्पेंड किया जाता है। तो ये जो है ये यूनियन बजट 2018-19 से लिया गया है। मतलब ये जो पाई चार्ट है, ये जो आपको पूरा दिखाया हुआ है कि एक जो रुपया है उसका कितना हिस्सा किस सेक्टर पे स्पेंड किया जा रहा है, ये आपको 2018-19 के बजट का दिखाया हुआ है, राइट। सो 1 रुपये में से 5 जो पैसे हैं वो जाते हैं पेंशन में। अब गवर्नमेंट में बहुत सारे जो हैं वर्कर्स काम करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, तो उन एम्प्लॉयज की रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट उन्हें पेंशन प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट अगर 1 रुपया खर्च कर रही है तो 1 रुपये में से 5 जो पैसे हैं, 1 रुपये में कितना होता है, 100 पैसे होते हैं। तो आप यूं समझ लो गवर्नमेंट जितना भी पैसा खर्च कर रही है उसमें से 5% जो है वो पेंशन में जाता है, राइट। अदर एक्सपेंसेस में कितना जाता है, 8 पैसे जो है या 8% जो है वो अदर एक्सपेंसेस में खर्च होता है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर पेमेंट्स, तो जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब कि वो लोगों के भले के लिए जैसे कुछ पैसे वगैरह लोगों को दे रही है, उन सब में लगभग 8% जाता है। गवर्नमेंट जो सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, अलग अलग तरीके की जो सब्सिडीज, जैसे आपने एलपीजी की जो सब्सिडीज होंगी, जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें आपको नॉर्मली पता होगा कि हाँ सिलेंडर्स जो हैं वो सब्सिडीज पे मिलते हैं। तो गवर्नमेंट जितना भी पैसा खर्च कर रही है उसमें से 9 पैसा जो है 9% जो है वो सब्सिडीज में जाता है। इसी तरीके से जो डिफेंस है, जो हमारी सेनाएं हैं, जल वायु और थल सेना, और इसी तरीके से जो डिफेंस के लिए वो इक्विपमेंट्स खरीदती है, तो इस पूरे खर्चे पे
जो कितना जाता है, गवर्नमेंट के पूरे खर्चे का 9% जो है वो डिफेंस पे जा रहा है। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इन पे जा रहा है 9 पैसा। मतलब कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं, जैसे कि आपने बहुत सारी स्कीम्स का नाम सुना होगा, जैसे मनरेगा है, तो ये जो स्कीम है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती हैं जिनमें कि पूरे तरीके से पैसा जो है वो सेंटर नहीं दे रहा है, मतलब कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है और कुछ पैसा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, और तब जाके उस पूरी स्कीम को फंड किया जा रहा है। तो उसका एक एग्जांपल हो गया आपका मनरेगा, राइट। तो उस तरह की स्कीम्स पे कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है, 9% जो है वो इस तरह की स्कीम्स में जा रहा है। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, तो ये स्कीम्स वो वाली स्कीम्स होती हैं जिनमें पूरा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे रही है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट इन स्कीम्स में पैसा नहीं लगा रही, जितना भी पैसा लग रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लग रहा है। इस तरीके की स्कीम्स में 10 पैसे जो है, 1 रुपए में से 10 पैसा वो इस तरीके की स्कीम्स में जा रहा है। और इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारा लोन भी लेती है, वो जितनी भी हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करवा रही है, तो उस सब के लिए वो टैक्सेस के साथ साथ वो बहुत सारे लोन्स पे भी डिपेंड करती है। मतलब टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट का एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो बाकी जो फंड वो कहाँ से गेन करती है, बाकी वो फंड कहाँ से एक्वायर करेगी, वो कुछ जो है वो लोन भी लेती है और उसके जरिए वो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की जरूरत कोशिश करती है। तो अब इन लोन्स पे उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो जो भी खर्चा गवर्नमेंट ने बनाया है कि हाँ मेरे पास 100 रुपए है मान लो, तो 100 में से 10 रुपए जो है वो उसको इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ता है। जो उसने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट उसको, जो ये 10 रुपए है, 10 पैसे जो हैं, 1 रुपए में से 10 पैसा उसे एज इंटरेस्ट देना पड़ता है। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, अब गवर्नमेंट जितना भी टैक्सेस वगैरह ले रही है उसमें से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी ले रही है उसमें से कुछ जो है वो उसे स्टेट गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है। कि ऐसा नहीं है कि सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे, उसमें से कुछ हिस्सा जो है उसे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी देना पड़ता है। तो कितना देना पड़ता है, 24% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाता है टैक्सेस का, राइट। मतलब जितना भी खर्च कर रही है उसका 24% जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी टैक्स देना पड़ता है, बांटना पड़ता है उनके साथ। तो ये पूरे पाई चार्ट में एक तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है कि अगर गवर्नमेंट 1 रुपया भी खर्च करेगी तो उस 1 रुपए का कितना कितना पैसा किस किस सेक्टर्स में वो खर्च कर रही है। तो इससे आपको ओवरऑल एक व्यू मिलेगा कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी जगहों पे पैसा खर्च करती है और कोशिश करती है कि हमें वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। अब इसी तरीके से यहाँ पे एक और पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें कि आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा मिलता है उस टैक्स के पैसे में से कितना जो वो हिस्सा है वो कौन से वाले टैक्स से लेती है। टैक्स जो है वो काफी तरीके के होते हैं, राइट। तो किस तरीके के टैक्स से उसे कितना पैसा मिल रहा है। अगर वो 1 रुपया एज टैक्स ले रही है तो उस 1 रुपए में से कितना जो पैसा है, 1 रुपए में से, ये 100 पैसे हुए ना 1 रुपए का, तो इन 100 पैसे में से कितना पैसा जो है उसको इनकम टैक्स से मिल रहा है, कितना उसको जीएसटी से मिल रहा है, कितना उसको अलग तरीके के टैक्सेस से मिल रहा है, वो आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे कि 4 पैसे उसको कस्टम्स से मिल रहा है, नॉन डायरेक्ट कैपिटल रिसीट्स उससे उसे 3 पैसे मिल रहा है। तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हो और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगाती है और उनके थ्रू वो कोशिश करती है कि उसको थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर सके ताकि वो फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करें, राइट। नाउ हमने शुरू में पढ़ा था कि अम्मू एंड कुमार जो हैं वो चेन्नई में ट्रेवल कर रहे थे बस के थ्रू, और तब वो नोटिस करते हैं कि चेन्नई में किस तरीके से अलग अलग जगह पे पानी की क्या सिचुएशन है। तो अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो बहुत सारी दूसरी चीजें भी नोटिस करते हैं, जैसे कि अम्मू, डिड यू नोटिस दैट द रोड इन सेदापत वर सो बम्पी एंड विदाउट स्ट्रीट लाइट्स, आई वंडर व्हाट द प्लेस इज लाइक एट नाइट। अब अम्मू जो है वो कहती है कुमार को कि तुमने क्या नोटिस किया कि सैदापेट में जो रोड थे वो कितने बम्पी थे, मतलब कितने ऊबड़ खाबड़ थे, कितने गड्ढे थे उसमें, और वहां पे कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। तो मैं सोचती हूँ कि रात में इस जगह का क्या सीन होता होगा, मतलब एकदम अंधेरा अंधेरा चारों तरफ, राइट। कुमार कहता है व्हाट बेटर कैन यू एक्सपेक्ट इन स्लम। वो कहता है कि तुम एक स्लम वाले एरिया में और क्या ही एक्सपेक्ट करोगी। तुम्हें लगता है कि स्लम वाले एरिया में जहाँ झुग्गी बस्ती वहां पे बनी हुई है, ऐसे एरिया में तुम्हें लगता है कि बड़े बड़े हाईवेज होंगे, प्रॉपर रोड होंगे, प्रॉपर स्ट्रीट लाइट होगी। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है देश में है कि मतलब लोगों की मेंटेलिटी हमारे यहाँ ऐसी हो गई है कि अगर स्लम वाला एरिया है तो वहां किसी फैसिलिटीज की जरूरत ही नहीं है, रोड टूटे हैं टूटे रहने दो। इस तरीके से जो सिचुएशन है वो हो रखी है। अम्मू, why should slums be like that? Shouldn't they have a public facility? तो अम्मू जो है यही सवाल उठाती है कि स्लम्स के साथ ऐसा क्यों, क्या स्लम्स में पब्लिक फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए। कुमार, I think public facilities are for all those who live in proper houses in colonies.
तो कुमार ये कहता है, मुझे लगता है ना कि पब्लिक फैसिलिटीज उन सभी लोगों के लिए जो कि प्रॉपर हाउसेज में रहती हैं और बड़ी बड़ी कॉलोनीज में रहती हैं। तो कुमार के हिसाब से जो लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं उनको पब्लिक फैसिलिटीज नहीं मिलनी चाहिए या उन्हें नहीं मिलती, उसे ऐसा लगता है। दे आर द पीपल हु पे टैक्सेस। तो कुमार को ऐसा लगता है क्योंकि जो लोग बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, प्रॉपर घरों में रह रहे हैं, कॉलोनीज में रह रहे हैं, वो लोग टैक्सेस पे करते हैं, इसीलिए सिर्फ उन्हीं को पब्लिक फैसिलिटीज मिलती हैं। और क्योंकि झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं वो इतना नहीं कमाते कि वो गवर्नमेंट को पैसा दे सकें। वैसे हाँ, मैं आपको और क्लियर करूंगी कि हर कोई जो पर्सन है वो टैक्स पे कर रहा है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वाला हो, चाहे वो अमीर से अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, सब टैक्सेस पे कर रहे हैं, राइट। तो कुमार को क्या लगता है कि जो प्रॉपर हाउसेज में लोग रह रहे हैं, कॉलोनीज में लोग रह रहे हैं, सिर्फ वही टैक्स पे करते हैं, और क्योंकि झुग्गी झोपड़ी वाले टैक्स नहीं पे करते इसलिए उनको कोई फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करता। अमू, why do you say that slum dwellers are also citizen and they have right to? तो अमू बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जो फैसिलिटीज हैं वो कॉलोनीज वाले लोगों को मिलनी चाहिए, जो स्लम ड्वेलर्स हैं, जो ऐसी बस्तियों में रह रहे हैं, वो भी हमारे देश के ही सिटीजन हैं और उनके भी अपने अधिकार हैं। कुमार, अरे द गवर्नमेंट विल गो बैंकरप्ट दिस वे। तो कुमार कहता है कि अरे जो गवर्नमेंट है वो दिवालिया हो जाएगी अगर वो हर एक को इस तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड करने लगी। अमू, वेल इट हैज टू फाइंड अ वे। मतलब इसका कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा, ऐसा अमू कहती है। कैन यू इमेजिन व्हाट इट वुड बी लाइक टू लिव इन अ स्लम विदाउट प्रॉपर रोड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। तो अमू कहती है कि तुम क्या सोच भी सकते हो कि जो स्लम एरिया में कैसी जिंदगी होती होगी, बिना रोड्स के, बिना पानी, बिना इलेक्ट्रिसिटी, कैसी उनकी जिंदगी होती होगी। फिर कुमार जो है वो सोच में पड़ जाता है। अमू, आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस मेनी ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज एज बीइंग पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। तो अमू बोलती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज को बोलता है कि वो हमारा राइट टू लाइफ का पार्ट है। जैसे कि हमने वाटर के बारे में पढ़ा कि हर एक पर्सन का ये अधिकार है कि उसको प्रॉपर पानी मिले, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल जो है पानी उसको मिले, और ये जो है ये राइट टू वाटर, राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे ऐसे पब्लिक फैसिलिटीज को रिकॉग्नाइज करता है जो कि कहता है कि वो राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। द गवर्नमेंट मस्ट सी दैट दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड सो दैट एवरीवन कैन लीड अ डिसेंट लाइफ। और गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो ये ध्यान रखे कि लोगों को ये जो राइट्स मिले हैं उनका प्रोटेक्शन हो, उनका हनन ना हो, ताकि सभी लोग जो है वो एक डिसेंट लाइफ जी सकें। अब हमने यहाँ पे देखा था कि जो कुमार है उसको ये गलत फहमी है कि जो कॉलोनीज में लोग रहते हैं, जो प्रॉपर हाउसेज में लोग रहते हैं, वही टैक्स पे करते हैं, और जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं वो टैक्सेस पे नहीं करते। अब देखो, झुग्गी झोपड़ी वाला भी है, वो कुछ तो खा रहा होगा, और कुछ नहीं तो 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी खरीद के खा रहा होगा। तो हर चीज पे जो गवर्नमेंट है उसने टैक्स लगा रखा है। एक बिस्किट के पैकेट पे भी आप देखोगे जब उस पर रेट लिखा रहता है, एमआरपी लिखी रहती है, तो उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, कि इस पैसे में अगर 10 रुपए का ये बिस्किट है तो इस 10 रुपए में बहुत सारे टैक्सेस भी इंक्लूड है। मतलब अगर कोई भी पर्सन अगर एक छोटी से छोटी चीज खरीद रहा है, एक 10 रुपए के बिस्किट का पैकेट भी खरीद रहा है, तो उसमें भी वो टैक्स पे कर रहा है, राइट। हम जो है, हम लोग अपने पैदा होने से लेकर अपने मरने तक बहुत सारे टैक्सेस पे करते हैं। हम टैक्सेस पे करना शुरू कर देते हैं पैदा होते ही। अब जैसे बच्चा पैदा होता है, वो अपने उसको कपड़े पहनाए जाएंगे, उसको डायपर्स वगैरह पहनाए जाएंगे, उसको खाना दिया जाएगा, तो क्या होगा, उसका हॉस्पिटल का खर्चा हो रहा है, तो उन सब चीजों पे क्या हो रहा है, टैक्स लग रहे हैं। तो मतलब इंसान जो है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर पर्सन जो है वो टैक्स पे करता है। आप एक छोटी से छोटी पेंसिल भी खरीद रहे हो, उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे टैक्स नहीं लगा होता, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कि गरीब आदमी भी यूज कर रहा है, अमीर भी यूज कर रहा है, और उन सब पे टैक्स है, राइट। तो आप ऐसा मत सोचो कि टैक्सेस नहीं होते। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि फार्मर्स टैक्स पे नहीं करते, ऐसा नहीं है, फार्मर्स भी टैक्स पे करते हैं। अगर फार्मर्स खाना खा रहे हैं, वो कपड़े पहन रहे हैं, वो इस तरीके की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, बिस्किट और ये सब, तो उन पे टैक्स वो पे कर रहे हैं, राइट। तो हर कोई जो है वो टैक्स पे कर रहा है। अभी जो गलतफहमी है वो इसलिए हुई क्योंकि नॉर्मली हमें ये क्या सुनने मिलता है कि इनकम टैक्स पे करते हैं। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में सुनते हैं, हमें ये लगता है कि जो हम कमा रहे हैं उस पे हमें टैक्स देना है, बट ऐसा नहीं है। मतलब कि दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, कि हमने कुछ कमाया और उसका कुछ हिस्सा हमने गवर्नमेंट को दे दिया। बट इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे होते हैं जो कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे, हम इनडायरेक्टली कर रहे हैं। हमने एग्जांपल उसका क्या है, जैसे जीएसटी हो गया, राइट। उसमें क्या, हमने कोई चीज खरीदी और उस चीज पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टैक्स लगा रखा था, तो हमने तो सिर्फ वो सामान खरीदा, बट हमने गवर्नमेंट को जाके ऐसे नहीं कहा कि लो जी गवर्नमेंट टैक्स हम पे करते हैं, हमने ये तो नहीं कहा, हमने तो सिर्फ चीज खरीदी कोई। बट वो जो चीज खरीदी हमने, उसके पैसे में कुछ जो अमाउंट था वो टैक्स का भी था, तो इस तरीके से इनडायरेक्टली हमने गवर्नमेंट को टैक्सेस पे किए। तो मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर कोई जो है वो टैक्स जो है वो पे कर रहा है।
इवन आप भी, भले ही आप सोच रहे हो कि मैं तो कमाता ही नहीं, मेरे तो पेरेंट्स कमाते हैं, वो टैक्सेस पे करते होंगे, नहीं, अगर आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, आप पेन यूज कर रहे हो, कॉपी यूज कर रहे हो, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, तो आपने भी इन चीजों को खरीदवाने के लिए अपने पापा को जिद की होगी, पापा मुझे लैपटॉप दो, फोन दो, फोन दो, मुझे पढ़ना है। उसके लिए आपने क्या किया होगा, आपने पापा से जिद की होगी, पापा ने आपको खरीद के दिया। जब वो खरीदा होगा तो उस पर पापा ने टैक्स पे किया होगा, तो आपने भी एक तरीके से टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, राइट। तो सब कोई जो है वो टैक्स पे करते हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल? तो हमने चैप्टर की शुरुआत में ही ये देखा था कि किस तरीके से जब अमू और कुमार चेन्नई में घूम रहे होते हैं बस के थ्रू, तो वो अलग अलग जगहों पे ये नोटिस करते हैं कि किस तरीके से हर जगह पे पानी की जो सिचुएशन है वो अलग है। किसी जगह पे पानी जो है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है, मतलब इतना पानी है कि वो आराम से सारी जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा कर पा रहे हैं। बट कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ पे इतना पानी नहीं था कि लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी को भी सही से चला पाए। तो इसी चीज पे हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि क्या पानी जो है चेन्नई में सब लोगों के पास अवेलेबल है। While there is no doubt that public facilities should be made available to all, in reality we see that there is a great shortage of such facilities. तो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है उसकी ये ड्यूटी है कि वो पब्लिक फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड कराए और वो ये इंश्योर करे कि जो भी वो स्कीम्स पॉलिसीज ला रही है उनका जो फायदा है वो हर एक पर्सन को हो। अगर वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनवा रही है, अगर वो कोई रोड बनवा रही है, अगर वो कोई हॉस्पिटल बनवा रही है, तो उन सभी चीजों का जो फायदा है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये इंश्योर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बट ये फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं और क्या गवर्नमेंट जो है वो इनको हर एक तक पहुंचाने में सक्षम हो रही है, और क्या हर कोई इतना काबिल हो रहा है कि वो पानी की जो लग्जरी है उसे अफोर्ड कर पा रहा है। तो गवर्नमेंट के इतने सारे कदम उठाने के बाद भी, कि बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के बाद भी, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि अभी भी पानी की किल्लत में जी रहा है। In the rest of this chapter, we will read about the provision of water, which, as we have seen, is a public facility of great importance. अब आने वाले जो भी हम सेक्शंस पढ़ेंगे उनमें ज्यादातर हम ये बात करेंगे कि क्या पानी जो है वो सही से लोगों को प्रोवाइड हो पा रहा है, नहीं, राइट। अब हमने ये तो देख ही लिया है कि जो पानी है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटी है, मतलब जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है जो कि लोगों को प्रोवाइड करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर सप्लाई इन चेन्नई, एज वी सॉ एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, इज मार्क्ड बाय शॉर्टेजेस। अब हमने शुरू में ही देख लिया था कि चेन्नई में पानी की शॉर्टेज तो है। म्युनिसिपल सप्लाई मीट्स ओनली अबाउट हाफ द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी ऑन एन एवरेज। अब जो म्युनिसिपल सप्लाई से पानी आता है, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है चेन्नई की, वो जो भी पानी प्रोवाइड कराती है उस पानी से पूरे सिटी के लोगों की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही। आमतौर पे बात करें, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी पानी प्रोवाइड करा रही है उससे सिटी के आधी जनता को ही फायदा हो रहा है। देयर आर एरियाज विच गेट वाटर मोर रेगुलरली देन अदर्स। और ऐसा भी नहीं है कि सिटी में जो एरियाज हैं उन्हें समान रूप से पानी की सप्लाई हो रही है। कुछ जगह हैं जहाँ पे ज्यादा सप्लाई है, वहां पे लगभग रोज पानी आ रहा है, और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे 4 दिन में एक बार पानी आ रहा है। तो अलग अलग जगहों पे जो पानी की सप्लाई है वो अलग है, कहीं पे बहुत ज्यादा रेगुलर है और कहीं पे इतनी रेगुलर नहीं है। Those areas that are close to storage points get more water, whereas colonies further away receive less water. वो एरियाज जो कि स्टोरेज पॉइंट्स के पास हैं, राइट, कि मतलब जैसे ये सिटी है, उसके इस कोने पे जो है स्टोरेज पॉइंट है, राइट। अब इस वाले स्टोरेज पॉइंट के पास जितने भी लोगों का घर होगा यहाँ यहाँ यहाँ, उनको तो ज्यादा आसानी से पानी मिल जाएगा। बट जो इस एरिया में रह रहे हैं सिटी के, उनको पानी इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। उनको जो है पानी की शॉर्टेज थोड़ी रहेगी, मतलब ज्यादा पानी इस स्टोरेज पॉइंट के पास वाले लोगों को मिल जाएगा और दूर जो लोग रहने वाले हैं उनको इतने आसानी से पानी नहीं मिल पाता है। द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल्स इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर। अब ये जो पानी की किल्लत है उसका सबसे ज्यादा जो बर्डन है वो गरीब लोगों के ऊपर पड़ता है। The middle class, when faced with water shortages, are able to cope through a variety of private means such as digging bore wells, buying water from tankers and using bottled water for drinking. अब मिडिल क्लास लोग या फिर जो अमीर लोग हैं, वो लोग अगर पानी की किल्लत होती है, पानी की दिक्कत होती है, तो वो लोग अलग अलग तरीके अपना के उस दिक्कत से निजात पा लेते हैं। मतलब कि अगर सिटी में बहुत ज्यादा पानी की दिक्कत आ रही है तो मिडिल क्लास लोग या फिर जो रिच लोग हैं, अपर क्लास लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो या तो अपना प्राइवेट बोरवेल जो है वो डिग कर लेंगे, राइट, वो टैंकर से पानी खरीद लेंगे, वो जो बॉटल्ड वाटर आते हैं पीने के लिए, वाटर होते हैं, उनको खरीद के पी लेंगे, राइट। मतलब उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि वो
इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके और काफी हद तक वो पा लेते हैं। जो पुअर होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ये सारी फैसिलिटीज अवेल कर सके। Apart from the availability of water, access to safe drinking water is also available to some and this depends on what one can afford. अब पानी होना तो जरूरी है ही, बट साथ ही साथ उतना ही जरूरी ये भी है कि वो पानी साफ हो, राइट। अब पानी के साथ साथ कुछ लोग जो है पानी अफोर्ड कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो साफ पानी है वो भी कुछ ही लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि साफ पानी नहीं अवेल कर पा रहे। और कोई जो पर्सन है वो कितना साफ, कितना हेल्दी पानी अफोर्ड करेगा वो किस पे डिपेंड करता है कि उसके पास कितना पैसा है। वंस अगेन द वेल्दी हैव मोर चॉइसेस दैट थैंक्स टू द बूमिंग मार्केट इन बॉटल्ड वाटर एंड वाटर प्योरीफाइज। तो अगेन हम कह सकते हैं कि वो लोग जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, वो उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं कि अगर उनके पास जो टैंकर्स हैं वो नहीं आ रहे तो वो बॉटल्ड वाटर ले लेंगे, अगर वो भी नहीं मिल रहा तो वो अपना कुआं ही खुदवा लेंगे। मतलब उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो अपना सॉल्यूशन जो है वो ढूंढ लें। बट जो गरीब लोग हैं उनके पास इतने ऑप्शंस नहीं हैं। और ये जो ऑप्शंस हैं अमीरों के पास वो और ज्यादा इसलिए बढ़ गए क्योंकि मार्केट में बॉटल्ड वाटर हो गया, वाटर प्योरीफाइज हो गए, ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा अब आने लग गई हैं। तो इस वजह से जो अमीर हैं उनके पास और ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं। पीपल हु कैन अफोर्ड इट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर वेयर एज द पुअर आर अगेन लेफ्ट आउट। अब जिन लोगों के पास पैसा है वो इन सभी फैसिलिटीज को अवेल करके साफ पानी पी सकते हैं, बट जो पुअर हैं वो फिर से साफ पानी से रह जाते हैं। मतलब बाय चांस उनको पानी की अवेलेबिलिटी हो रही है तो जरूरी नहीं है कि अब उन्हें वो साफ पानी मिले, राइट। In reality, therefore, it seems that it is only people with money who have the right to water, a far cry from the goal of universal access to sufficient and safe water. तो ओवरऑल अगर हमने जो भी पढ़ा उस चीज को हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जो अमीर हैं ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उन्हें ही अधिकार है पानी का, राइट, कि उन्हीं के पास ये राइट टू वाटर है। और जो गरीब लोग हैं उन्हें पानी पीने का या साफ पानी पीने का कोई अधिकार नहीं मिल पा रहा है। और जो हमारा यूनिवर्सल एक्सेस का गोल था कि हमें पूरे देशवासियों को, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, उन्हें पानी इजीली प्रोवाइड कराना है, ऐसा पानी प्रोवाइड कराना है जो कि अफोर्डेबल भी हो, एक्सेसिबल भी हो। तो ये जो गोल है हमारा वो रियलिटी से काफी दूर नजर आ रहा है। हमें ये दिख रहा है कि जो अमीर हैं उन्हीं को पानी आसानी से मिल पा रहा है और जो गरीब हैं उन्हें नहीं मिल पा रहा। तो जो हमने गोल किया था कि सभी को पानी मिल पाए, वहां तक हम अभी नहीं पहुंच पाए हैं। टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स, the shortage of water has opened up opportunities for private companies in a big way. अब जब पानी की दिक्कत हो रही है तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो खुल गई हैं। उनके लिए एक नया बिजनेस करने का तरीका जो है वो खुल गया है। Many private companies are providing water to cities by buying it from places around the city. तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सिटी में पानी प्रोवाइड कराती हैं। कैसे? ये मेन हमारी सिटी ये वाली है, राइट। अब इस सिटी के आसपास जो एरियाज हैं, ये वाले जो एरियाज, तो कंपनीज क्या करती हैं, उन एरियाज से पानी खरीदती हैं और वो फिर सिटीज में, इस सिटी में प्रोवाइड करा देती हैं। इन चेन्नई वाटर इज टेकन फ्रॉम नियर बाय टाउन्स लाइक ममंदुर, पालुर, करुंजिगी एंड फ्रॉम द विलेजेस टू द नॉर्थ ऑफ द सिटी यूजिंग अ फ्लीट ऑफ ओवर 13,000 वाटर टैंकर्स। तो चेन्नई में ये जो चेन्नई है उसको पानी प्रोवाइड कराने के लिए कंपनीज जो है वो ममंदुर हो गया, पालुर, करुंगिजी, इस तरीके की जगहों से, और साथ ही साथ सिटी में, मतलब चेन्नई में जो नॉर्थ तरफ विलेजेस वगैरह हैं वहां से वो पानी प्रोवाइड कराती है। और इस पूरे पानी को प्रोवाइड कराने के लिए तो उस कंपनी को लगभग 13,000 वाटर टैंकर्स की जरूरत पड़ती है। तो 13,000 वाटर टैंकर्स की मदद से आसपास की जगहों से वो पानी लेते हैं, खरीदते हैं और उसके बाद वो चेन्नई में प्रोवाइड कराते हैं। एवरी मंथ वाटर डीलर्स पे फार्मर्स इन एडवांस ऑफ द राइट to exploit water sources on their land। और हर महीने क्या होता है कि जो वाटर डीलर्स हैं, जो पानी खरीद रहे हैं चेन्नई में प्रोवाइड कराने के लिए, वो क्या करते हैं, वो हर महीने की शुरुआत में ही फार्मर्स को थोड़ा एडवांस पैसा दे देते हैं ताकि फार्मर्स उन डीलर्स को अपनी जमीनों से पानी निकालना अलाउ कर दें, राइट। दिस इज वाटर टेकन अवे नॉट जस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर बट ऑल्सो फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज ऑफ द विलेजर्स। अब जब फार्मर अपनी जमीन से डीलर्स को पानी निकालने दे रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उनके खेतों के नीचे का पानी है वो कम हो जाएगा, वाटर टेबल जो है उस जगह की कम हो जाएगी और इसका मतलब कि जो खेती है उसके लिए पानी नहीं बचेगा और खेती के साथ साथ जो वहां के लोग हैं उनके लिए पीने वाला जो पानी है उसकी भी कमी पड़ जाएगी। ग्राउंड वाटर लेवल्स हैव ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली इन ऑल दीज टाउन्स एंड विलेजेस एज अ रिजल्ट। और क्योंकि जो चेन्नई में पानी प्रोवाइड कराना है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इतना ज्यादा लोग जो है, जो बिजनेसेस हैं वो आसपास के जगहों से पानी खरीद के चेन्नई में प्रोवाइड करा रहे हैं,
उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आसपास वाले एरियाज की जो वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। मतलब एक सिटी की जरूरतों को पूरा करा जा रहा है, बट उसके लिए कॉस्ट जो है वो आसपास के इलाके दे रहे हैं। आज चेन्नई में पानी की कमी है, कल आसपास वाले इलाकों में भी कमी आने लगेगी अगर इसी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता रहा। इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है दूसरा उपाय। तो किसी भी काम को करने का जो दूसरा तरीका है उसका मतलब हो गया ऑल्टरनेटिव्स। तो इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है, हम जो है हमने चैप्टर जो है वो चेन्नई की स्टोरी से शुरू किया था कि किस तरीके से चेन्नई में जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा अनइवन है, बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज है। ज्यादातर जो लोग हैं वो पानी की शॉर्टेज से गुजर रहे हैं। तो ऐसा क्या तरीका है जिससे कि हम इस चीज को दूर कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं इसको हम दूर कर सकते हैं। द सिचुएशन इन चेन्नई इज नॉट यूनिक, बट हमने जो है इसमें एग्जाम्पल लिया चेन्नई का। तो क्या इंडिया में सिर्फ चेन्नई में ही ऐसी सिचुएशन है पानी की? तो आंसर इज नो, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सेम सिचुएशन जो है लोग फेस कर रहे हैं। A similar scenario of shortages and acute crisis during the summer month is common टू अदर सिटीज ऑफ इंडिया। तो गर्मियों के टाइम में बहुत सारी ऐसी इंडिया की सिटीज हैं जहाँ पे सेम सिचुएशन होती है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है पानी की। तो शॉर्टेज इन म्युनिसिपल वाटर इज इंक्रीजिंगली बीइंग फिल्ड बाय एन एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज हु आर सेलिंग वाटर फॉर प्रॉफिट। अभी जो पानी की शॉर्टेज हो रही है तो ज़्यादातर सिटीज़ में इस शॉर्टेज को पूरा कौन कर रहे हैं? प्राइवेट कंपनीज। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो पानी के बिजनेस में उतर रहे हैं और लोगों को पानी प्रोवाइड करा रहे हैं। और वो जो पानी बेच रहे हैं वो बहुत ही महंगे प्राइसेस पे बेचते हैं कि आम आदमी या फिर जो गरीब तबका है वो उन पानी को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो पानी को बेच बेच के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो कॉमन आर द ग्रेट इनइक्वालिटीज इन वाटर यूज। और देश में जो है हमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने मिलेगी वाटर यूज को लेकर भी, कि कुछ लोग जो है वो पानी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास इतना पानी है कि वो वेस्ट भी कर रहे हैं। बट कुछ लोग जो हैं उनके पास पानी बिल्कुल नहीं है, पीने तक के लिए पानी नहीं है। तो इस तरीके से इनइक्वालिटीज हैं। The supply of water per person in an urban area in India should be about 135 liters per day, about 7 buckets, a standard set by the Urban Water Commission. तो अर्बन वाटर कमीशन ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि अगर कोई पर्सन शहर में रह रहा है, अर्बन एरिया में रह रहा है, तो उसको दिन में लगभग कितना पानी चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी नॉर्मली आराम से बिता सके। तो एक पर्सन को लगभग 135 लीटर्स वाटर चाहिए अगर वो शहर में रह रहा है, ताकि वो अपनी जिंदगी को अच्छे से बिता सके। तो ये 135 लीटर्स लगभग कितना होगा? 7 बकेट्स ऑफ वाटर जो है किसी भी पर्सन को अर्बन एरिया में रहने वाले को चाहिए होता है। और ये जो स्टैंडर्ड है ये अर्बन वाटर कमीशन ने सेट किया है। Whereas people in slums have to make do with less than 20 liters a day per person, one bucket, people living in luxury hotels may consume as much as 1600 liters, 80 buckets of water per day. अब ये तो हमने बात की कि नॉर्मली जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं वो लगभग इतना लीटर 135 लीटर जो है पानी उनको चाहिए होता है। बट अगर हम स्लम एरिया में बात करें, जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं, तो उस एरिया में क्या देखने मिलता है कि लोग लगभग एक पर्सन के पास ऊपर लगभग 20 लीटर ही पानी वो लोग जो है कंज्यूम कर पा रहे हैं। एक पर्सन को मुश्किल से 20 लीटर पानी जो है मिल पा रहा है। मतलब कि पूरे दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ अगर एक बाल्टी पानी मिले तो आप सोच सकते हो कि आपकी सारी जितनी भी जरूरतें हैं वो पानी से पूरी हो जाएंगी एक बाल्टी पानी से। बट जो स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक बाल्टी से, एक पर्सन को एक बाल्टी पानी से लगभग गुजारा करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें ऐसे लोगों की जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, बहुत ज्यादा जो लग्जूरियस जिंदगी जी रहे हैं, लग्जरी होटल्स में रहते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो लगभग 1600 लीटर्स मतलब 80 बाकेट, 80 जो बाल्टी है वो पानी एक एक दिन में वो खत्म कर देते हैं। मतलब कहाँ लोग मुश्किल से अपनी जिंदगी जो है एक एक बाल्टी में जी रहे हैं और कुछ लोग जो है वो 80-80 बाल्टी एक दिन में खत्म कर दे रहे हैं। तो अनइवननेस जो है आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हो कि कुछ लोगों के पास इतना पानी है कि वो इतना ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो बहुत ही मुश्किल से अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। A shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of government. अभी जो पानी की किल्लत हो रही है, म्युनिसिपल वाटर जो है लोगों तक अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा, इसको हम एक तरीके से गवर्नमेंट के फेलियर के तौर पे भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों में फेल हो रही है कि वो प्रॉपर तरीके से सिटी में पानी नहीं प्रोवाइड करा रही। Some people argue that since the government is unable to supply the amount of water that is needed and many of the municipal water departments are running at a loss,
वी शुड अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू टेक ओवर द टास्क ऑफ वाटर सप्लाई। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि अब गवर्नमेंट जो है अपने उद्देश्य में पूरे तरीके से सफल नहीं हो पा रही, कि उसका उद्देश्य ये था कि यूनिवर्सल एक्सेस होनी चाहिए सिटीज़ में प्रॉपर तरीके से, या पूरे देश में, सिटीज़ हो, गाँव हो, तो हर जगह पे जो पर्सन है, कोई भी पर्सन है, उसको पानी की दिक्कत ना हो, उसको प्रॉपर तरीके से अफोर्डेबल प्लस एक्सेसिबल वाटर उसको मिले। बट क्योंकि हमें देखने मिल रहा है कि गवर्नमेंट इस चीज़ में कहीं न कहीं फेल हो रही है, तो कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जब इतना ही फेल हो रही है, बहुत सारे जो म्युनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट्स हैं, वो लॉस पे चल रहे हैं, वो घाटे में चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट को प्राइवेट कंपनीज को अलाउ कर देना चाहिए कि वो पूरे तरीके से पानी की जो सप्लाई है उस पर टेक ओवर कर ले, और देश में जो पानी प्रोवाइड कराने का काम है वो प्राइवेट कंपनीज को दे दिया जाए। अकॉर्डिंग टू देम प्राइवेट कंपनीज कैन परफॉर्म बेटर, और लोग ऐसा कहते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पानी की जो सप्लाई है वो लोगों तक प्रोवाइड करा सकती हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। So throughout the world, water supply is a function of the government. There are very few instances of private water supply. तो अब कुछ लोग ये आर्ग्यू तो कर रहे हैं कि तुम प्राइवेट कंपनीज को पूरे तरीके से पानी का जो जिम्मा है वो सौंप दो, बट अगर हम कुछ चीज़ों को एक तरीके से ध्यान से देखें वर्ल्ड लेवल पर, तो हमें ये देखने मिलता है कि ज़्यादातर जगहों पे ये जो वाटर की सप्लाई का काम है, पानी घरों तक पहुंचाने का जो काम है, वो गवर्नमेंट करती है, राइट। बहुत ही कम ऐसे किस्से हमें देखने मिलेंगे जहाँ पे कि प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज जो हैं, वो वाटर की सप्लाई करा रही हैं, राइट। कि जैसे कि अभी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो घरों तक पानी जो है वो पहुंचाएं, बट बहुत सारी जगह ये देखने मिलता है कि ये जो जिम्मेदारी है वो बहुत सारी नहीं बल्कि बहुत कम जगह ऐसे देखने मिलता है कि ये जो पानी पहुंचाने का, घर घर तक जो पानी पहुंचाना है, टंकी का जो पानी सप्लाई हो रहा है, ये प्राइवेट कंपनीज करती हैं। तो ऐसा बहुत कम देखने मिलता है, ज्यादातर जगहों पे, ज्यादातर देशों में गवर्नमेंट ये काम कर रही है। Second, there are areas in the world where public water supply has achieved universal access. अब हमने बात की कि किस तरीके से हमारे देश में जो गवर्नमेंट ने एम बनाया था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर की, वो हम पूरा नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब क्या दुनिया में कोई भी इसको पूरा नहीं कर पा रहा? क्या ये इम्पॉसिबल है इस गोल को अचीव करना? तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ पे कि यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर हो रखा है, कि जो पब्लिक वाटर सप्लाई है, जो गवर्नमेंट पानी सप्लाई करा रही है, वो ऐसा पानी सप्लाई करा रही है कि हर एक पर्सन उसको इजीली एक्सेस कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे देश हैं जो कि इसमें सफल हुए हैं, तो फिर हम क्यों नहीं हो सकते? हम क्यों फेल हो रहे हैं? In a few cases where the responsibility for water supply was handed over to private companies, there was a steep rise in the prices of water, making it unaffordable for many. अब यूनिवर्सल एक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि पानी अफोर्डेबल भी होना चाहिए, एक्सेसिबल के साथ साथ अफोर्डेबल भी होना चाहिए, कि पानी आपके घर के बगल वाली दुकान पे तो मिल रहा है, या पानी आपके टंकी में तो आ रहा है, बट पानी के लिए जो पैसा चार्ज किया जा रहा है, वाटर सप्लाई के लिए जो पैसा चार्ज किया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा अगर हाई होगा तो फिर फ़ायदा नहीं है उस एक्सेसिबिलिटी का, राइट। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अफोर्डेबल भी हो। अब बहुत सारी जगह ये देखा गया जहाँ पे कोशिश की गई कि प्राइवेट कंपनीज को ये जिम्मा दे दिया जाए, वहाँ पे ये देखने मिला कि जैसे ही प्राइवेट कंपनीज को पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, अचानक से पानी के जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इस वजह से एक बहुत बड़ा जो तबका होता है सोसाइटी का, वो फिर उस हाई प्राइस वाले पानी को अफोर्ड नहीं कर पाता। City saw huge protest with riots breaking out in places like Bolivia, forcing the government to take back the services from the private hands. अब बोलीविया में इस तरीके की ही सिचुएशन देखने मिली थी, जहाँ पे गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को अलाउ कर दिया था कि वो पानी की सप्लाई करें, बट ऐसे में क्या हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइसेस जो हैं बढ़ गए थे, तो लोग जो हैं वो सड़कों पे उतरने लगे, वो प्रोटेस्ट करने लगे, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने लगे कि ये गलत है, और गवर्नमेंट को बोला कि वापस से पानी की सप्लाई जो है वो तुम ले लो, प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, प्राइवेट जो कंपनीज हैं, उनको पानी की सप्लाई मत करने दो। Within India, there are cases of success in government water departments, though these are few in number and limited to certain areas in their work. अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में कहीं पे भी पानी की जो सप्लाई है वो अच्छी नहीं हुई। कुछ जगहें हैं इंडिया में भी ऐसी जहाँ पे हमें जो पानी की सप्लाई है वो काफ़ी अच्छी देखने मिली। तो कुछ जो एरियाज़ हैं, वहाँ की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सक्सेसफुल रही है हमारे देश में भी पानी को प्रोवाइड कराने में। बट ये जो नंबर है, सक्सेस रेट जो है वो बहुत ही कम है। The water supply departments in Mumbai raises enough money through water charges to cover its expenses on supplying water.
अब अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई का जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है वो पानी के सप्लाई पे जो भी पैसा चार्ज करता है उससे वो उतना कमा लेता है कि वो अपने सारे एक्सपेंसेस को पूरा कर सके, मतलब कि वो घाटे में नहीं चल रहा। अगर वो घाटे में नहीं चलेगा तो मतलब वो अच्छे तरीके से जो फैसिलिटी है, जो सप्लाई है, वो करा सकता है। In Hyderabad, a report shows that the department has increased coverage and improved performance in revenue collection. इसी तरीके से हैदराबाद की एक रिपोर्ट जो है वो बताती है कि किस तरीके से हैदराबाद में जो पानी का डिपार्टमेंट है उसने अब अपनी कवरेज बढ़ा ली है, मतलब कि अब वो और ज्यादा एरिया को कवर करता है, पहले से ज्यादा एरिया तक पानी पहुंचाता है। और अब उसकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है, मतलब जो पैसा वो चार्ज कर रहा है, जो पैसा कमा रहा है पानी की सप्लाई से, वो भी अब बेटर हो चुका है, बढ़ चुका है। In Chennai, the department has taken several initiatives for harvesting rainwater to increase the level of groundwater. अब चेन्नई में जिस तरीके से हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो खराब है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ की लोग पानी की शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं। अब ऐसे में ऐसा तो है नहीं कि चेन्नई में भी जो डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं वो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, वो भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सिटी में जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स जैसे कि रेन वाटर को हार्वेस्ट करना, इस तरीके की चीजें, और साथ ही साथ ग्राउंड जो वाटर लेवल है उसको बढ़ाना, इसके लिए उन्होंने काफी सारे स्टेप्स जो हैं वो उठाए हैं। इट इज ऑल्सो यूज द सर्विस ऑफ प्राइवेट कंपनीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर, बट द गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट डिसाइड्स द रेट फॉर वाटर टैंकर्स एंड गिव्स देम परमिशन टू ऑपरेट। तो चेन्नई में क्या है, बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्हें अलाउ किया गया है कि वो पानी को ट्रांसपोर्ट कर सकें और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, मतलब कि जहाँ पे पानी मिल रहा है वहां से ट्रांसपोर्ट किया जाए, कहाँ पे जहाँ पे पानी की जरूरत है, और साथ ही साथ फिर घरों तक डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाए। तो इसकी जिम्मेदारी चेन्नई के जो डिपार्टमेंट है उन्होंने प्राइवेट कंपनीज को दे तो दी है, बट जो टैंकर्स का प्राइस है कि कितने प्राइस पे टैंकर्स पानी बेचेंगे वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मतलब कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को परमिशन तो दी है बट वो पूरे तरीके से छूट नहीं दी है कि जो मर्जी करना है करते रहो। प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रोक लगा रखी है, थोड़ा सा उन्हें कंट्रोल कर रखा है कि तुम हमारे हिसाब से पानी का जो है वो बेचोगे, पानी का प्राइस जो है वो हमारे हिसाब से होगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम लोगों से हद से ज्यादा प्राइस चार्ज कर लो और फिर लोग उसे अफोर्ड ना कर पाए। तो मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ तो कर रही है बट उनको साथ साथ कंट्रोल भी कर रही है ताकि ऐसी सिचुएशन ना आए कि लोग जो हैं वो पानी अफोर्ड ना कर सके। हैंस दे आर कॉल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और इसीलिए ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है उसको हम क्या कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम हो रहा है, कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट पे रख रही है, उनको उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है कि ठीक है हम तुम्हें जिम्मेदारी दे रहे हैं कि तुम पानी की सप्लाई करो, बट वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है रखेंगे, इतने प्राइस पे होगा, इतने पे जो है इतने इतने एरिया में तुम पानी जो है सप्लाई करोगे। तो इस तरीके से पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से प्राइवेट कंपनीज जो है वो फ्री हैं जो मर्जी करने के लिए। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जो पानी की शॉर्टेज है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेन्नई में ही है, बल्कि वो पूरे इंडिया में है और साथ ही साथ वर्ल्ड में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सेम सिचुएशन है। बट वहाँ पे हमने ये भी देखा कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग इस प्रॉब्लम को फेस करना सीख चुके हैं, वहाँ पे उन लोगों ने सॉल्यूशन निकाल चुका है कि लोगों को ये दिक्कत ना आए। बट क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से हम फेल हो रहे हैं, तो उन पे हमें गौर करने की जरूरत है। और इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं पानी की सप्लाई करने में, राइट। बट ये जो नंबर है वो बहुत ही कम है, मतलब कि और भी जो दूसरी जगहें हैं जहाँ पे पानी की शॉर्टेज है उनको सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और फिर हमने देखा कि कुछ लोग जो हैं किस तरीके से कहते हैं कि प्राइवेट कंपनीज को हमें अलाउ कर देना चाहिए पानी की सप्लाई के लिए, बट उसके भी अपने प्रोज और कॉन्स हैं। हाँ, प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो फैसिलिटीज और जो सर्विसेज है वो तो अच्छी प्रोवाइड करेंगे, बट उसके लिए वो पैसा भी अच्छा चार्ज करते हैं। और अगर वो अच्छा पैसा चार्ज करेंगे, बहुत ही हाई प्राइस जो है चार्ज करेंगे, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं फिर वो वंचित रह जाएंगे इस फैसिलिटी से। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप अ बैलेंस, कि ऐसा भी हो कि जो फैसिलिटी है वो अच्छी भी हो और साथ ही साथ ऐसा भी हो कि हर कोई जो है उसे अफोर्ड भी कर सके। तो इसका सॉल्यूशन जैसा कि हमने देखा कि जो चेन्नई गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उसने प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ तो किया बट एक लिमिटेड बेसिस पे, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कि ऐसा नहीं कि तुम जो मर्जी करो। ऐसा नहीं है, जो गवर्नमेंट है वो उन्हें कंट्रोल करेगी, तुम इतने प्राइस पे बेचो। और इस तरीके से क्या होगा कि सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की गई कि जो लोग हैं उन्हें बेटर तरीके से पानी की जो फैसिलिटीज हैं वो मिल सके। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ ये हमारे बॉक्सेस रह रहे हैं, जैसे पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्टो अलेग्रे एंड एक और है यहाँ पे
एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज। तो ये जो कुछ बॉक्सेस हैं इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये चैप्टर जो है वो कंक्लूड भी करेंगे कि आखिरकार इस चैप्टर में हमने क्या चीजें सीखी उनको समराइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्टो एलेग्रे। तो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक पढ़ा था इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव, और उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो चेन्नई है वो ही सिर्फ ऐसी सिटी नहीं है जहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, बल्कि इंडिया में बहुत सारी सिटीज है और साथ ही साथ वर्ल्ड में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सेम सिचुएशन, सेम जो प्रॉब्लम है फेस की जा रही है। और पूरे वर्ल्ड में और इवन इंडिया में भी लोग जो है वो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स के लेके उभर रहे हैं, वो अलग अलग सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। और बहुत सारे जो जगहें हैं वो सफल भी हुई हैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में। उन्होंने नए नए तरीके ढूंढे हैं जिनसे कि वो अपनी इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, मतलब कि जो पानी की शॉर्टेज हो रही है उसको कम कर सकते हैं। और जो हमारा गोल है यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर का, वो लोग सफल हो रहे हैं इसको प्रोवाइड कराने में। बट हमने देखा कि ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम कह सकते हैं कि अभी जो यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर है वो नहीं आई है। मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें राइट टू वाटर देता है, अभी हम कहीं ना कहीं उस राइट को इम्प्लीमेंट करने में, उस राइट को लोगों के लाइफ में एक्चुअल में लाने में सफल नहीं हुए हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। हमें ऐसे जगहों से, ऐसे जो सिस्टम्स हैं जहाँ पे ये चीज़ सफल हुई है, जहाँ पे लोग सफल हुए हैं यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर को लाने में, उनसे हमें सीखना चाहिए। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है पोर्टो एलेग्रे का। जो पोर्टो एलेग्रे है वो एक ब्राज़ील की सिटी है और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे कि वहाँ की ऑथोरिटीज़ ने, वहाँ के लोगों ने मिलके जो पानी की शॉर्टेज है उसको दूर किया। Though there are many poor people in this city, what is remarkable is that it has a far lower number of infant deaths as compared to most other cities of the world. अब नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं वहाँ पे ये देखने मिलता है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनकी डेथ भी ज्यादा हो रही है, क्योंकि अगर लोग गरीब होते हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना इलाज करा पाए, वो अच्छा खाना खा पाए, अच्छी जगह पे रह पाए। ओवरऑल हमें ये देखने मिलता है कि जो पुअर लोग हैं उनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती है, और इस पूरी सिचुएशन की वजह से वो गरीबी के कारण अपनी जो जान है वो गवा देते हैं। तो हमें क्या देखने मिलता है कि जो पोर्टो एलेग्रे है उसकी सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। मतलब यहाँ पे गरीब लोग तो बहुत हैं, बट फिर भी यहाँ पे जो इन्फेंट की जो डेथ होती है वो बहुत ही कम है। इन्फेंट कौन होते हैं? जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। तो यूं कह सकते हैं हम कि पोर्टो एलेग्रे में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही कम है, कि मतलब पर 1000 जो बच्चों की डेथ हो रही है वो यहाँ पे बहुत कम है। तो हमें ये सिचुएशन बाकी सिचुएशन से थोड़ी अलग दिख रही है, क्योंकि हम नॉर्मली क्या कह रहे हैं कि जो गरीब होते हैं उनके यहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा होता है। बट पोर्टो एलेग्रे में तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे तो जो इन्फेंट्स हैं उनकी डेथ उतनी नहीं हो रही जितनी कि दूसरे सिटीज में होती है। तो इसका क्या कारण है? The city's water department has achieved universal access to safe water, and this is the main reason behind the lower number of infant death. तो जो रीजन है कि यहाँ पे बच्चों की जो मृत्यु है वो कम हो रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस सिटी का जो वाटर डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट जो कि सिटी में पूरा पानी सप्लाई करता है, उसने यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर, नॉट जस्ट वाटर बट यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर अचीव कर लिया है। मतलब कि पोर्टो एलेग्रे में जो वहाँ का वाटर डिपार्टमेंट है वो आसानी से पूरी जो सिटी है उसके लोगों को पानी पहुंचा पा रहा है, और सिटी का लगभग हर एक जो इंसान है वो साफ पानी को ले सकता है, वो साफ पानी को इस्तेमाल करने की क्षमता रखता है। और ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? The average price of water is kept low and the poor are charged half the basic rate. तो इसको सॉल्यूशन क्या निकाला इन लोगों ने? ये जो यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर इन्होंने किया वो किस जरिए से किया? तो यहाँ का जो वाटर डिपार्टमेंट है उसने पानी के प्राइस को बहुत ही कम रखा, ठीक है, जिससे कि हर एक कोई जो है वो पानी को अफोर्ड कर सके। और साथ ही साथ जो बहुत ज्यादा गरीब तबका है उसके लिए क्या कहा कि जो बेसिक रेट है उससे भी आपको आधा दाम देना पड़ेगा। मतलब गरीबों के लिए और ज्यादा छूट दे दी। वैसे तो ओवरऑल प्राइस बहुत कम रखा, बट फिर भी गरीबों के लिए और ज्यादा छूट दे दी कि जो प्राइस है उसका आपको आधा देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो गरीब से गरीब इंसान है वो भी पानी को अफोर्ड कर पा रहा है। Whatever profit the department makes is used to improve the water supply. और जो भी प्रॉफिट वाटर डिपार्टमेंट बनाता है वो क्या करता है, वो उसको वापस से कोशिश करता है कि किस तरीके से पानी की सप्लाई को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। The working of the water department is transparent and people can have a direct say in deciding which project the department should take up. So it is very important for any department or government to be transparent. अगर गवर्नमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट
किस तरीके से काम कर रहा है वो साफ लोगों को नहीं पता चलेगा, तो उसमें क्या रहेगा कि लोगों को ये नहीं समझ आएगा कि वो जो पैसा दे रहे हैं या जो उनका हक है वो सही से उन्हें मिल रहा है कि नहीं, या जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो सही से पूरी कर रही है कि नहीं। तो ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों को साफ साफ समझ आ रहा है कि कितना पैसा कहाँ जा रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, किस तरीके से पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है। तो ये जरूरी है कि ये समझने के लिए लोगों के सामने सारी चीजें होनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो लोग हैं उनका डायरेक्ट से है, मतलब कि वो डायरेक्टली जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि जो वाटर डिपार्टमेंट है उनको किन प्रोजेक्ट्स को लाना चाहिए, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे उन्हें काम करना चाहिए, तो इन सब चीजों में, इन सब डिसीजंस में, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में जो से है, जो लोगों का कहना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि पोर्टो एलेग्रे सिटी में क्या होता है कि अगर यहाँ के वाटर डिपार्टमेंट को कुछ भी प्रोजेक्ट्स लेने हैं तो वाटर डिपार्टमेंट ने कहा कि देखो हमारे दिमाग में ना ये ऑप्शंस है कि हम सिटी के एक एरिया में पानी ला सकते हैं, मतलब ये इनकी सिटी है, राइट, दिस इज पोर्टो एलेग्रे। अब वाटर डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे उसके पास प्रोजेक्ट्स हैं कि हमें ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। और कंफ्यूज भी हो ना हो, क्या होता है कि वो लोगों की राय मांगते हैं, एक एरिया ये है, एक एरिया ये, एक एरिया ये। अब जो यहाँ का वाटर डिपार्टमेंट है वो सोच रहा है कि किस एरिया में सबसे पहले जो है पानी लाया जाए, राइट। तो फिर यहाँ के लोगों ने बोला, यहाँ के लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो जो लोग हैं वो बोलेंगे कि आप इस वाले एरिया में लाओ क्योंकि ये वाला एरिया ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे जो है पानी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो एक साथ बहुत सारे लोगों को मदद हो जाएगी। तो इस तरीके से जो लोग हैं वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट के इस तरीके के डिसीजंस में इन्वॉल्व होते हैं। Through a process of public meetings, people hear what the managers have to say and also vote on their priorities. तो ये जो लोगों का से है, लोगों का जो मत है वो किस तरीके से रखा जाता है, तो यहाँ पे पूरी पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। मतलब जितने भी लोग हैं सिटी में, एक तरीके से इंपॉर्टेंट लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आके मिलते हैं और मीटिंग्स होती हैं। और ऐसे मीटिंग्स में क्या होता है कि जो लोग हैं वो आसानी से ये सुन सकते हैं कि जो मैनेजर्स हैं उनका क्या कहना है। मतलब कि अगर कोई काम नहीं होगा तो जनता सीधे मैनेजर से ये सवाल पूछ सकती है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, क्या ऐसा रीजन था कि ये जो काम है वो पूरा नहीं हुआ, ये जो फैसिलिटी है अभी हमें नहीं मिली। तो लोग जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं मैनेजर्स से और उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो वोट देने का भी सिस्टम है कि उनका क्या मत है, किस प्रोजेक्ट पे वो चाहते हैं काम करें, किन किन जगहों पे वो चाह रहे हैं काम करें। तो इस तरीके से सभी डिसीजंस लेने के लिए लोगों का मत भी लिया जा रहा है, लोगों का वोट भी लिया जा रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बहुत ही डेमोक्रेटिकली जो है पोर्टो एलेग्रे काम कर रहा है। यहाँ पे लोगों को ध्यान में रखा जा रहा है कि लोग हैं, उनकी सिचुएशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका मत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि यहाँ पे लोगों का इतना ज्यादा लोगों को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली हुई है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं यहाँ के डिपार्टमेंट को कि आप ये करो वो करो। तो इससे क्या हो रहा है कि जनता के लिए जो ओवरऑल बेस्ट चीज होनी चाहिए वो निकल के आ रही है। और जो सिस्टम है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि कोई करप्शन का सिस्टम नहीं है, करप्शन कम से कम होगा, राइट, क्योंकि सब कुछ साफ है, लोगों के सामने है। लोग सवाल पूछने की जो है इसमें हक रख रहे हैं कि अगर कोई काम नहीं करेगा तो हम सवाल पूछ सकते हैं, हम सवाल खड़ा कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो इस पूरे सिस्टम की वजह से यहाँ पे जो पोर्टो एलेग्रे सिटी है, यहाँ का जो वाटर यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर है वो बहुत ही अच्छे से अचीव हो पाया। तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि इस तरीके के सिस्टम्स जो हैं वो भी हम अपने देश में शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसी तरीके से एक और आर्टिकल दिया हुआ है जिससे कि आपको पब्लिक फैसिलिटीज को और अच्छे से समझने में मदद होगी। एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज। सैनिटेशन मतलब एक तरीके से जो सफाई होती है, उस चीज से रिलेटेड जो फैसिलिटीज है वो एक्सटेंड होनी चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे शुरू किया गया है लेट्रिन्स फॉर अस, दे एक्सप्लेन्ड इन एस्टोनिशमेंट। जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमें लेट्रिन्स चाहिए, मतलब कि हमें जो शौचालय हैं वो पब्लिक शौचालय चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं पे भी खुले में ही कोई ना कोई इस तरीके से शौच करके जा रहा है, गंदगी फैला रहा है। तो ये सब चीजें जो है हमें नहीं चाहिए, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि हमें जो लेट्रिन्स हैं वो चाहिए। वी गो एंड परफॉर्म आवर फंक्शंस आउट इन द ओपन। अभी मजबूरी ये हो रही है कि हम नहीं चाहते कि हम बाहर इस तरीके से जो है शौच करें, बट क्योंकि कोई भी पब्लिक फैसिलिटी नहीं है इससे रिलेटेड, कोई भी जो वॉशरूम्स वगैरह हैं वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, इसलिए मजबूरी में जो लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं। लेट्रिन्स आर फॉर यू बिग पीपल। और लोग कह रहे हैं कि जो लेट्रिन्स हैं वो
सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग यूज कर रहे हैं, क्या हमारा हक नहीं है, क्या हमें ये अधिकार नहीं है कि हम साफ सुथरे तरीके से जो है लू कर सकें। तो वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये जो फैसिलिटीज है वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों को ही क्यों अवेलेबल है, क्यों हमारे पास इस तरीके की फैसिलिटीज नहीं है, राइट। महात्मा गांधी रिकाउंटिंग अनटचेबल ग्रीवेंसेस, राजकोट सैनिटेशन कमेटी 1896। तो 1896 में जो गांधी जी हैं वो राजकोट में थे, और तब यहाँ पे जो राजकोट सैनिटेशन कमेटी है उसका पार्ट महात्मा गांधी जी को बनाया गया। और इस कमेटी ने क्या किया, इस कमेटी ने जो राजकोट है वहाँ पे इंस्पेक्शन किया, अलग अलग घरों को देखा, सिचुएशन को देखा और समझने की कोशिश की यहाँ पे सैनिटेशन का जो सिस्टम है वो कैसा है। और उन्होंने जो प्रॉब्लम निकल के आई वो ये थी कि भाई लेट्रिन्स जो है वो बिल्कुल भी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। और तब जो है गांधी जी ने ये जो स्टेटमेंट है वो दी थी। So besides safe drinking water, sanitation is must in prevention of waterborne diseases। तो हम पूरे चैप्टर में हमने पब्लिक फैसिलिटीज के एग्जाम्पल के तौर पे हमने वाटर की बात की कि किस तरीके से जो पानी है, साथ ही साथ साफ पानी, वो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेफ ड्रिंकिंग वाटर जरूरी है, क्योंकि आपने साफ पानी तो ला दिया, बट साफ पानी लोग ऐसी जगह पे पी रहे हैं जहाँ पे गंदगी ही गंदगी है। तो मतलब कि सारी चीजें एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो आप साफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो तो प्रोवाइड करा ही रहे हो लोगों को, उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि वहाँ पे साफ सफाई हो, ताकि जो वाटर बोर्न डिजीजेस हैं, मतलब कि ऐसे डिजीजेस जो कि गंदे पानी की वजह से होती हैं, उनको रोका जा सके। क्योंकि अगर आसपास गंदगी होगी तो पानी जो है वो तो फैलेगा, लोग पानी यूज कर रहे हैं, पानी फैलेगा, वहीं पे जो है गंदगी होगी तो उसी में जो बीमारियां हैं वो फैलेंगी, और कहीं ना कहीं लोग जो है फिर मजबूर हो जाएंगे गंदे पानी को ही इस्तेमाल करने में। However, the sanitation coverage in India is even lower than that of water। तो अभी हमने सुना कि किस तरीके से जो वाटर है उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है इंडिया में, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि साफ पानी जो है नहीं मिल रहा। बट जितनी सिचुएशन साफ पानी की है उससे ज्यादा खराब सैनिटेशन की सिचुएशन है। मतलब कि इंडिया में जितने लोगों को पानी मिल रहा है, साफ पानी मिल रहा है, उससे भी कम लोगों को जो है सैनिटेशन की फैसिलिटी मिल रही है। कि मतलब उससे भी कम ऐसे लोग हैं जो कि साफ सुथरे इलाके में रहते हैं जहां पे कि इस तरीके की बीमारियां होने का उतना डर ना हो। Official figures for 2011 show that 87% of the households in India have access to drinking water and about 53% have access to sanitation, toilet facilities within the premises of residents। तो 2011 का ये जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो ये बताते हैं कि इंडिया में लगभग 87% ऐसे घर हैं जिनके पास पीने के पानी की एक्सेस है, ठीक है। बट मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 53% ऐसे लोग हैं, ऐसे हाउस होल्ड हैं जहाँ पे सैनिटेशन की एक्सेस है। मतलब 87% घरों में पीने का पानी आ रहा है, बट सिर्फ और सिर्फ 53% ऐसे घर हैं जहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटी है, मतलब कि उनके घर के अंदर ही वॉशरूम है। Once again, it is the poor, both in the rural and urban areas, who lack access to sanitation। और अगेन जैसा कि हमने पानी के सिचुएशन में देखा कि सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा है, गरीब तबका। इसी तरीके से सैनिटेशन के केस में भी दोनों ही जगह, चाहे वो रूरल एरिया हो मतलब गांव वाला इलाका हो, चाहे अर्बन मतलब कि शहर वाला इलाका हो, दोनों ही जगह पे जो गरीब आदमी है उसको सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। Sulabh, a non-government organization, has been working for nearly 5 decades to address the problems of sanitation facing low caste, low income people in India। सुलभ एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि लगभग 50 सालों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम कर रहा है। तो सुलभ क्या करता है, जो लो कास्ट एंड लो इनकम पीपल, ज्यादातर जो लो कास्ट एंड लो इनकम पीपल सैनिटेशन की प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको दूर करने में ये मदद करता है। It has constructed more than 8,500 community toilet blocks and 1.5 million household toilets, giving access to sanitation to 20 million people। तो सुलभ ने लगभग 8,500 कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए हैं। मतलब एक तरीके से जो आप गांव वगैरह में एक ऐसा टॉयलेट जो कि सब इस्तेमाल कर सकते हैं, काइंड ऑफ पब्लिक टॉयलेट या कम्युनिटी टॉयलेट जिसको कि सब लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से 8,500 जो टॉयलेट्स हैं वो सुलभ ने बनाए हैं। साथ ही साथ लगभग 1.5 मिलियन मतलब कि 15 लाख जो हैं इन्होंने हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाए हैं। मतलब कि घरों के अंदर जो टॉयलेट्स हैं वो लगभग 15 लाख इन लोगों ने बनाए हैं। और इसकी मदद से क्या हो रहा है, 20 मिलियन मतलब कि 2 करोड़ लोगों को इनसे मदद पहुंच रही है। द मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स ऑफ सुलभ फैसिलिटीज आर फ्रॉम द पुअर वर्किंग क्लास। और ज्यादातर जो सुलभ फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर रही हैं, जिन्हें फायदा हो रहा है सुलभ फैसिलिटीज से, वो ऐसे लोग हैं जो कि गरीब लोग हैं।
Sulabh enters into contracts with municipalities or other local authorities to construct टॉयलेट ब्लॉक्स विद द गवर्नमेंट फंड्स। अब सुलभ जो है वो इतने बड़े लेवल पे ये जो सैनिटेशन फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराने में कैसे सफल रहा, तो सुलभ क्या करता है, वो म्यूनसिपैलिटी से कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो दूसरी लोकल अथॉरिटीज होती हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टॉयलेट जो है वो बनाता है। और इसके लिए जो फंड है वो गवर्नमेंट का ही फंड उन्हें मिलता है कि वो म्यूनसिपैलिटीज वगैरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो म्यूनसिपैलिटीज जो है वो उन्हें कुछ फंड प्रोवाइड कराएंगे जिसकी मदद से वो वहाँ पे जो वॉशरूम्स हैं वो बनाएंगे। Local authorities provide land and funds for setting up the service, whereas maintenance costs are sometimes financed through user charges. For example, ₹2 is charged for use of latrines in the cities. अब ये जो टॉयलेट बनाने का जो फंड है वो ज़्यादातर, जैसे कि अभी हमने लास्ट लाइन में पढ़ा कि जो गवर्नमेंट है, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, जो दूसरी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वो प्रोवाइड करती हैं, पैसा वो देती हैं, जगह वो बताती हैं कि आप इस जगह पे बना लो, बट उनको मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है कि आपने वॉशरूम तो बना दिया बट वो साफ सुथरा है नहीं, वो इस कंडीशन में ही नहीं है कि कोई वहां जाके उसको यूज कर सके, तो उसके मेंटेनेंस के लिए वो क्या करते हैं, वो कभी कभी यूजर चार्जेस रख लेते हैं कि आपको बहुत ही कम पैसा देना पड़ेगा, और वो उतना पैसा होता है कि उससे क्या होगा, किसी को वो बहुत ज्यादा भी ना लगे और साथ ही साथ मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो भी निकल जाए। जैसे कि सिटीज में आपको देखने मिलेगा कि ₹2 लगभग चार्ज किया जाता है, नॉर्मली आजकल ₹5 जो है वो हो गया है। जैसे स्टेशन वगैरह पे वॉशरूम होते हैं, मेट्रोज वगैरह पे जो है वॉशरूम होते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, आपसे लगभग ₹5 जो है नॉर्मली चार्ज करेंगे ताकि आप उसको यूज कर सको। तो वो इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि उसको साफ सुथरा रखने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए भी उन्हें खर्चा निकालना है, तो इतने ज्यादा भी रुपए नहीं है कि कोई भी अफोर्ड ना कर सके, राइट। तो इस तरीके से कोशिश की जाती है कि मिनिमम पैसा चार्ज करके अच्छी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराई जा सके। तो इस तरीके से सुलभ जो है वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, इससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, जैसे कि हमने देखा लगभग 2 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। और अब कभी भी आप अगर कोई सुलभ टॉयलेट देखोगे तो आप जरूर सोचना कि किस तरीके से इस पे काम किया गया, किस तरीके से इसको मेंटेन किया जा रहा है। तो जो भी अभी हमने पढ़ा वो चीजें आपको रिमाइंड होनी चाहिए, और आपको जो लोगों ने एफर्ट्स लगाए हैं उनको अप्रिशिएट करना है कि किस तरीके से जो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम कर रही हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है उसका भी एक तरीके से हम उसका प्रेज कर सकते हैं उसको कि उसने सुलभ जैसे एनजीओ को या इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ हाथ मिलाया और एक नए चेंज के लिए आगे कदम उठाया। So now we have come to the end of this chapter, so let's conclude what we have read so far. So conclusion. Public facilities relate to our basic needs, and the Indian Constitution recognizes the right to water, health, education, etc. as being a part of the right to life. तो जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं वो हमारी बेसिक नीड्स से रिलेटेड होती हैं, ऐसी नीड्स जो कि हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो हमारा जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाएगा। अब अगर जीवन खतरे में पड़ जाएगा तो हमें याद आया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक राइट टू लाइफ प्रोवाइड कराता है। अगर हमारा जीवन खतरे में पड़ेगा तो हमारा जो राइट टू लाइफ है उसका हनन होगा। तो इसीलिए जितनी भी बेसिक नीड्स की चीजें हैं उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरीके से राइट टू लाइफ का ही पार्ट बना दिया, जैसे कि वाटर हेल्थ की आपको स्वच्छ साथ ही साथ स्वस्थ जो है वो जिंदगी मिले, एजुकेशन, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आपका जीना जो है आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो कि आपके जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आपको कमाने में दिक्कत आएगी, आप पैसा उतना अच्छा नहीं कमा पाओगे। अगर आप पैसा नहीं कमा पाओगे तो फिर आप अपना पेट अच्छे से नहीं भर पाओगे, पेट अच्छे से नहीं भरोगे तो आपकी जो लाइफ है वो खतरे में आ जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं और वो राइट टू लाइफ का पार्ट बन जाती हैं। इसी तरीके से जैसे हम सेफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि पॉल्यूशन अगर होगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, हम बीमार होंगे और हमारी लाइफ जो है खतरे में पड़ेगी। इस तरीके से जो ये राइट टू लाइफ है वो छोटी सी टर्म नहीं है, ये बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। आपके जीने के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं वो इस राइट टू लाइफ के अंदर आ सकती हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इन सभी बेसिक नीड्स की चीजों को, वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, इस तरीके की चीजों को राइट टू लाइफ का ही पार्ट बना दिया है, बताया है। Thus, one of the major roles of the government is to ensure adequate public facilities for everyone. इसीलिए गवर्नमेंट के बहुत सारे रोल्स में से एक इम्पॉर्टेंट रोल ये भी है कि वो ये इंश्योर करे कि सभी को पब्लिक फैसिलिटीज मिले, ये जो बेसिक नीड्स हैं वो सभी को मिल पा रही हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है वो राशन शॉप्स चलाती है, सब्सिडीज देती है। किस लिए दे रही है वो? ताकि जो लोग हैं उनको प्रॉपर खाना मिल सके। जैसे राशन शॉप्स होती हैं, जैसे हमने देखा था अभी कोविड के टाइम में जो गवर्नमेंट है उन्होंने फ्री खाना जो है लोगों को प्रोवाइड कराया ताकि जो लोग हैं वो भूखे ना मरें।
जैसे लॉकडाउन वगैरह हो गया था और ऐसी कंडीशन हो गई थी कि कोई काम नहीं कर पा रहा है, लोग अपने काम को छोड़ छोड़ के जा रहे थे, मतलब उनको काम मिला ही नहीं, लोगों की जॉब छूट रही थी। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने क्या कहा, उन्हें फ्री खाना प्रोवाइड कराया, राइट। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट क्यों कर रही है? क्योंकि उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो लोगों के राइट टू लाइफ का प्रोटेक्शन करे, उसका सेफगार्ड करे, राइट। सो बट प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट हैज बीन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। हम ये तो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है, बहुत सारी स्कीम्स पॉलिसीज जो हैं वो लाई जा रही हैं ताकि ये जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं वो लोगों को प्रोवाइड कराई जा सके। बट ये सारे जो एफर्ट्स हैं अभी वो उतने नहीं दिख रहे हैं जितने की होने चाहिए, जितना कि सेटिस्फैक्टरी होता है, जिनसे हमें संतुष्टि मिल जाए कि हाँ भाई काम तो हुआ है, अभी उस लेवल का काम नहीं हो रहा है। देयर इज अ शॉर्टेज इन सप्लाई एंड देयर आर इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन। पहली बात तो सप्लाई में ही शॉर्टेज है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 10 लोग भूखे हैं तो गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ इतना राशन प्रोवाइड करा रही है कि वो 5 लोगों का पेट भर सके। तो मैंने आपको खाने के एग्जाम्पल से आपको बाकी फैसिलिटीज का भी एग्जाम्पल दे दिया कि इस तरीके से जो सप्लाई है उसी में कमी है, कि जितना लोगों को चाहिए उतना सप्लाई ही नहीं हो रहा है। और मान लो अगर सप्लाई भी हो रहा है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। कोई तबका है जिसे कि बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है उन पब्लिक फैसिलिटीज का, बट वहीं कुछ दूसरे तबके हैं उन तक वो फैसिलिटी पहुंच ही नहीं पा रही। तो इनइक्वालिटी है डिस्ट्रीब्यूशन में भी। Compared to metros and large cities, towns and villages are underprovided. अब अगर हम मेट्रोज और बड़ी बड़ी सिटीज की सिचुएशन देखें तो वहां हमें ये देखने मिलता है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं वो ज्यादा अच्छे से प्रोवाइड हो रही हैं। वहीं जो रूरल एरियाज हैं या फिर ऐसे टाउन, ऐसे सिटी, ऐसी जगहें जो कि बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, वहां पे इन फैसिलिटीज को उतने अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। Compared to wealthy localities, the poorer localities are underserviced. तो ऐसी लोकेलिटीज जहाँ पे बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं, जहाँ पैसे वाले लोग रहते हैं, वहां पे तो सर्विसेज बड़ी ही अच्छे से प्रोवाइड हो रही हैं, बट ऐसे इलाके जहाँ गरीब तबका रह रहा है वहां इन सर्विसेज पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। हैंडिंग ओवर दीज फैसिलिटीज टू प्राइवेट कंपनीज मे नॉट बी द आंसर। अब अगर हम कह दें कि अगर गवर्नमेंट जो है वो इन फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराने में असक्षम है, अच्छे से नहीं प्रोवाइड करा रही, तो क्यों ना इन फैसिलिटीज की जो जिम्मेदारी है वो प्राइवेट कंपनीज को दे दी जाए। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हमने पानी के केस में देखा कि जब प्राइवेट कंपनीज एंटर करती हैं इस तरह की चीजों में, तो वो कोशिश करती हैं कि वो यहाँ से भी प्रॉफिट कमाएं, और वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में चीजों का प्राइस इतना हाई कर देती हैं कि फिर जो गरीब आदमी है, जिसके लिए हमने प्राइवेट कंपनीज को लाया था कि वो हर एक तक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे, फिर वो जो गरीब आदमी है वो छूट जाता है, फिर वो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाता। Any solution needs to take account of the important fact that every citizen of the country has a right to these facilities, which should be provided to her or him in an equitable manner. तो चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो, हाँ हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो अच्छे तरीके से इस एरिया में काम करके लोगों की मदद कर सकती हैं, और चाहे गवर्नमेंट जो है वो और अच्छे तरीके अपना सकती है, बेटर जो स्ट्रेटजीज हैं उनको अपना सकती है। सॉल्यूशन चाहे कुछ भी हो, तो हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि हर एक जो सिटीजन है देश में रहने वाला, उसका ये अधिकार है कि उसको ये जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो सही तरीके से मिले, इक्विटेबल मैनर में मिले, कि जितना कि एक अमीर आदमी को फैसिलिटीज जिस तरीके से मिल रही हैं उसी तरीके से गरीब का भी हक है कि उसे ये फैसिलिटीज मिले। तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि वो हर आदमी तक, हर पर्सन तक, गरीब से गरीब आदमी तक ये चीजें जो हैं, ये फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करा सके। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से पब्लिक फैसिलिटीज बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि वो हमारा जो राइट टू लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करती हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें राइट टू लाइफ देता है, और राइट टू लाइफ को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए जो कि हमारी बेसिक नीड्स वाली हैं, जो कि हमारे जीने के लिए जरूरी हैं, या जो हमारे राइट टू लाइफ का पार्ट बनती हैं। फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट ही क्यों, गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी क्यों है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को ही तो हमने बैठाया है वहां पे, गवर्नमेंट को ही तो ये जिम्मेदारी दी है कि वो लोगों के लिए काम करेगी, तो फिर गवर्नमेंट नहीं तो कौन करेगा, राइट। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के सामने ये बहुत बड़ा इशू आता है कि वो इन फैसिलिटीज को शुरू तो कर देती है, वो इसका स्टार्ट तो कर देती है, बट उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट जो है वो नहीं कर पाती। कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट को इस चीज का सॉल्यूशन जो है निकालने की जरूरत है। हमने बहुत सारे जो जगह हैं उनका एग्जाम्पल लिया, हमने चेन्नई का एग्जाम्पल के तौर पे समझा कि किस तरीके से एक पब्लिक फैसिलिटी जो कि वाटर है उसको प्रोवाइड कराने में किस तरीके की दिक्कतें आती हैं, किस तरीके से बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके की फैसिलिटीज का।
तो हम वाटर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो दूसरी पब्लिक फैसिलिटीज हैं उनका क्या हाल होगा, उनकी क्या सिचुएशन रहेगी, राइट। और चेन्नई की ही तरह जो दूसरी सिटीज हैं वहां पे भी हमें सेम ही सिचुएशन देखने मिलती है। बट ऐसा नहीं है कि सभी जगह बिल्कुल सेम सिचुएशन है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कि लोग इन फैसिलिटीज को अच्छे से प्रोवाइड कराने में कामयाब हुए हैं, और साथ ही साथ वर्ल्ड में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ से हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से पब्लिक फैसिलिटीज को हर पर्सन तक पहुंचाया जा सकता है। So with this, we have come to the end of our chapter number 9 of class 8 civics. I hope you like this video. If you do, then please give it a thumbs up. And if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with a new topic. Bye bye.